Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss Indian geography from the Oran magazine of PW Only IAS. So let's begin. आज का हमारा डिस्कशन एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर सेंटर होगा, पोल्यूशन। ये यूपीएससी सिलेबस के लिए बेहद जरूरी है। हम इसके कॉजेज, इम्पैक्ट्स और कंट्रोल मेजर्स पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रदूषण यानी पोल्यूशन की जो बेसिक डेफिनेशन है उससे शुरू करते हैं। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक पोल्यूशन का मतलब है एनवायरनमेंट में अवांछनीय, अनडिजायरेबल फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल पदार्थों का मिल जाना। और इन्हीं पदार्थों को हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली। और ये ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही होता है। अच्छा, तो इन पोल्यूटेंट्स के सोर्स के आधार पर क्या हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं? हाँ, हम प्रदूषण को दो मुख्य प्रकारों में बांटते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। पहला प्रकार है पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? पॉइंट सोर्स पोल्यूशन का मतलब है जब प्रदूषक एक फिक्स्ड आइडेंटिफाइबल सोर्स से निकलता है। आइडेंटिफाइबल मतलब जिसे हम पहचान सके। हाँ, जैसे आप कह सकते हैं कि देखो पोल्यूशन वहां से आ रहा है, किसी फैक्ट्री का पाइप हो गया या नालियों का पानी, इसका सोर्स एकदम पता होता है। गॉट इट। तो फिर दूसरा प्रकार नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, इसका ठीक उल्टा होगा। बिल्कुल सही। इसमें प्रदूषक किसी एक सोर्स से नहीं आता, बल्कि एक बहुत बड़े एरिया में फैली हुई एक्टिविटीज से आता है। जैसे खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक, जिसे हम रन ऑफ कहते हैं, या फिर एटमॉस्फेरिक डेपोजिशन। इनका कोई एक सिंगल आइडेंटिफाइबल सोर्स नहीं होता। ये डिस्टिंक्शन तो बहुत क्लियर हो गया। अब हम एयर पोल्यूशन पर फोकस करते हैं। सोर्स इसे कैसे डिफाइन करता है? सोर्स के अनुसार एयर पोल्यूशन तब होता है जब सॉलिड, लिक्विड या गैसियस पदार्थ, जिसमें रेडिएशन भी शामिल है, वो इतनी ज्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं कि लिविंग बीइंग्स या एनवायरनमेंट पर हार्मफुल इफेक्ट डालने लगते हैं। एग्जैक्टली। और इन एयर पोल्यूटेंट्स का क्लासिफिकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। इसमें सबसे पहले आते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो हैं जो सीधे किसी सोर्स से एटमॉस्फेयर में एमिट होते हैं। सीधे मतलब डायरेक्ट सोर्स से। हाँ, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से निकली गैस, या फिर मैन मेड, जैसे इंडस्ट्रियल एमिशंस, फॉर एग्जांपल पावर प्लांट से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड या कृषि में इस्तेमाल होने वाला डीडीटी। ओके, और इसके बाद आते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ये क्या है? देखिए, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स सीधे एमिट नहीं होते। ये तब बनते हैं जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अच्छा, हवा में ही एक केमिकल रिएक्शन होता है। बिल्कुल, और ये अक्सर अपने प्राइमरी काउंटरपार्ट से ज्यादा हानिकारक होते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे हम पैन कहते हैं। और ये पैन कैसे बनता है? ये तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स माने NOx और हाइड्रोकार्बन्स सूरज की रोशनी में रिएक्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग। वर्गीकरण में अगला है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स। ये वो पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। पर CO2 तो जरूरी है पौधों के लिए। हाँ, नॉर्मल मात्रा में ये फायदेमंद भी हैं, लेकिन जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो ये प्रदूषक बन जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम क्वांटिटी की है। जी, जैसे अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग होती है और अतिरिक्त नाइट्रोजन ऑक्साइड से एसिड रेन। और आखिरी वर्गीकरण है क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। यहाँ फैसिनेट करने वाली बात ये है कि ये पदार्थ प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाए ही नहीं जाते। मतलब ये पूरी तरह से मैनमेड है। एग्जैक्टली, ये एंटायरली सिंथेटिक है और इनकी कोई नेचुरल थ्रेशोल्ड नहीं होती। इसमें फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और DDT जैसे पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स शामिल हैं, जिनके पर्यावरण पर बहुत लंबे समय तक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। चलिए अब कुछ कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स पर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाने का एक बाई प्रोडक्ट है, एक पाउडर जैसा पदार्थ। और ये पोल्यूट कैसे करता है? ये हवा और पानी दोनों को प्रदूषित करता है, और जब ये पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाता है तो उन्हें सीधे नुकसान पहुंचाता है। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? यूपीएससी में इस पर सवाल भी आए हैं। हाँ, इसमें सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट और कॉपर जैसी टॉक्सिक हैवी मेटल्स होती हैं। सोर्स में बताया गया है कि इसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बड़ी मात्रा में होते हैं। ये तो सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स हुए, क्या इसका कोई पॉजिटिव यूज भी है? हाँ बिल्कुल, और यही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। इसे 35% तक सीमेंट की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा। जी, ये सड़कों के एम्बैंकमेंट्स बनाने के लिए एक बेहतर फिल मटेरियल है। ये बंजर भूमि के सुधार में मदद करता है, और दिलचस्प बात यह है कि ये क्रॉप यील्ड को भी बढ़ाता है और सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बेहतर बनाता है। वाओ। अगला महत्वपूर्ण प्रदूषक है पार्टिकुलेट मैटर यानी PM। पार्टिकुलेट मैटर हवा में सस्पेंड हुए सॉलिड कण होते हैं। इसके मुख्य स्रोत हैं इंडस्ट्री, वाहन, पावर प्लांट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और ऑयल रिफाइनरीज। हम PM1, PM2.5 और PM10 के बारे में बहुत सुनते हैं। इनमें क्या फर्क है? फर्क इनके साइज का है। PM1 का आकार 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। इसके सोर्स वाहन और इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं। और इसका हेल्थ पर असर? ये बहुत खतरनाक है। ये फेफड़ों को चोट, जेनेटिक डैमेज और यहाँ तक कि कैंसर का कारण बन सकता है। और PM2.5 जिसका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है? ये पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल जैसे कंबशन प्रोसेस से आता है। ये फेफड़ों में बहुत गहराई तक पेनिट्रेट करता है और वहां से ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर सकता है। मतलब पूरे शरीर में फैल सकता है। हाँ, और PM10 जिसका आकार 10 माइक्रोमीटर या कम होता है, वो डस्ट और कंबशन जैसे सोर्सेस से आता है। ये हमारे दिल और फेफड़ों को प्रभावित करता है। PM से भी छोटे होते हैं नैनो पार्टिकल्स। हाँ, इनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर्स होता है। इनके नेचुरल सोर्स हैं जंगल की आग, ज्वालामुखी, समुद्री स्प्रे
पर एटॉमिक टेस्ट भी एक सोर्स है। ये बहुत लंबी दूरी तक हवा में रह सकते हैं। एनवायरनमेंट पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? सोर्स में डेड क्लाउड फॉर्मेशन का जिक्र है, जिस पर यूपीएससी 2014 में सवाल भी आया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। नैनो पार्टिकल्स हवा में मौजूद सूट और ब्लैक कार्बन को जमा करते हैं और इसे हिमालय के ग्लेशियरों पर डिपॉजिट कर देते हैं। जिससे ग्लेशियर काले हो जाते हैं। हाँ, और इससे ग्लेशियरों की एल्बिडो कम हो जाती है। एल्बिडो मतलब सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता। तो जब रिफ्लेक्शन कम होगा तो वो गर्मी ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। एग्जैक्टली, और इससे वो तेजी से पिघलते हैं। सोर्स में कुछ और प्रभाव भी बताए गए हैं। जी, नैनो पार्टिकल्स और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, जिन्हें OH कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर में बाइंड हो जाते हैं। इससे एटमॉस्फेयर की पोल्यूट स्क्रबिंग कैपेसिटी, मतलब खुद को साफ करने की क्षमता, कम हो जाती है। और ओजोन डिप्लीशन में भी इनका रोल है। हाँ, क्लोरीन के कारण फ्री रेडिकल्स के प्रोडक्शन में वृद्धि से ओजोन डिप्लीशन भी होता है। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। इसके नेचुरल सोर्स तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, पर असली प्रॉब्लम है एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, जैसे गाड़ियों का धुआं, फॉसिल फ्यूल्स का अधूरा जलना और आयरन स्मेल्टिंग। इसकी विशेषताएं और स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है? ये एटमॉस्फेयर में कुछ महीनों तक ही रहता है, पर ये बहुत जहरीला है, खासकर जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 35 ppm से ज्यादा हो। ये काम कैसे करता है? ये हमारे खून में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में बाधा डालता है। एनवायरमेंटली ये मीथेन के जीवन काल को बढ़ाता है, जो एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसके नेचुरल सोर्सेज ज्वालामुखी, हॉट स्प्रिंग्स हैं, लेकिन ह्यूमन सोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल्स का जलना, डिफॉरेस्टेशन और एग्रीकल्चर ही असली चिंता का विषय हैं। ये हवा से भारी गैस है। पर्यावरण पर इसका प्रभाव तो हम सब जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और ओशन एसिडिफिकेशन। लेकिन सोर्स में सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन का जिक्र है, ये क्या है? सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन एक मेजर है। ये एक दिए गए वर्ष में CO2 एमिशन के एक अतिरिक्त टन से होने वाले लॉन्ग टर्म नुकसान का मॉनेटरी वैल्यू बताता है। मतलब प्रदूषण की कीमत तय करना। एक तरह से हाँ। अब ब्लैक कार्बन, जिसे सूट भी कहते हैं, और ब्राउन कार्बन पर आते हैं। ब्लैक कार्बन हाई टेम्परेचर पर इनकम्प्लीट कंबस्शन से बनता है। ये बर्फ पर जमा होकर उसकी एल्बिडो कम कर देता है और उसे तेजी से पिघलाता है। और इसके सबसे बड़े इमिटर्स भारत और चीन, खासकर इंडो गैंजेटिक मैदान। और ब्राउन कार्बन, ये ऑर्गेनिक पदार्थों के दहन से उत्पन्न होता है, जैसे बायोमास जलना या जंगल की आग। ये भी सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है और एयर क्वालिटी को खराब करता है। अब एक और महत्वपूर्ण गैस, ओजोन, O3। ओजोन, हाँ, इसके दो रूप हैं। एक है गुड ओजोन, जो स्ट्रेटोस्फेयर में है और हमें हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है। और दूसरी है बैड ओजोन। हाँ, बैड या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जो ग्राउंड लेवल पर होती है। ये एक शॉर्ट लिव्ड शक्तिशाली प्रदूषक है। ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ये बनती कैसे है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOCs की सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन से बनती है। इसके हानिकारक प्रभाव क्या है? ये स्मॉग का कारण बनती है, जिससे आंखों और त्वचा में जलन होती है। ये वनस्पति और इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचाती है, खासकर फसलों को। अगला है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, NOx। इसके सोर्स हैं इंटरनल कंबशन इंजन्स, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, बिजली गिरना और एग्रीकल्चर। ये एसिड रेन और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन दोनों का कारण बनता है। और सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। इसके स्रोत हैं ज्वालामुखी विस्फोट, कोयले का जलना, थर्मल पावर प्लांट्स, डीजल ईंधन वगैरह। ये एक जहरीली गैस है जो फेफड़ों को इरिटेट करती है। इसका हेल्थ इम्पैक्ट काफी सीरियस है। जी, ये स्ट्रोक, हृदय रोग और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ाती है। और आपको बता दूं, भारत 2019 से कोयले से बिजली उत्पादन के कारण SO2 का दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, PAHs पर। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अधूरे दहन से बनते हैं। ये बहुत खतरनाक हैं, टॉक्सिक, म्यूटेजेनिक और कार्सिनोजेनिक। मतलब कैंसर पैदा करने वाले। हाँ, ये दूसरे कणों जैसे PM2.5 और PM10 के साथ मिलकर उन्हें और अधिक हानिकारक बनाते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की। इस पर 2023 में सवाल आया था। HFCs पूरी तरह से मैनमेड हैं। इनका उपयोग एयर कंडीशनिंग, एरोसॉल्स, फोम प्रोडक्शन और फायर एक्सटिंग्विशर्स में होता है। अच्छी बात यह है कि ये नॉन ओजोन डिप्लीटिंग है। हाँ, लेकिन इनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP बहुत ज्यादा होती है। किगाली अमेंडमेंट के तहत इन्हें फेज डाउन किया जा रहा है। इसके बाद है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी VOCs। इनके मुख्य इंडोर सोर्स हमारे घरों में ही हैं। परफ्यूम्स, हेयर स्प्रेज, फर्नीचर पॉलिश, ग्लूज, एयर फ्रेशनर्स, पेंट्स। मतलब हमारे घर के अंदर की हवा भी सेफ नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कमरे के तापमान पर आसानी से एवापोरेट हो जाते हैं। इनके हेल्थ इफेक्ट्स में आंखों, नाक और गले में जलन, सिर दर्द और मतली शामिल हैं। सोर्स में कुछ और प्रदूषकों पर भी संक्षेप में चर्चा है, स्टाइरीन और बेंजीन। स्टाइरीन का उपयोग पॉलीस्टाइरीन बनाने में होता है और बेंजीन, जिस पर UPSC 2020 में सवाल आया था, क्रूड ऑयल और सिगरेट के धुएं में पाया जाता है। अब माइनर एयर पोल्यूटेंट्स पर आते हैं, जिसमें सबसे पहले है लेड। इसके स्रोत पेट्रोल, डीजल, बैटरी, पेंट और हैवी मेटल उद्योग हैं। पहले टेट्राएथिल लेड का उपयोग पेट्रोल में एक एंटी नॉक एजेंट के रूप में किया जाता था। और ये हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है? ये किडनी, लिवर, नर्वस सिस्टम और RBC के विकास को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद अमोनिया। ये कोरोसिव, रंगहीन गैस है। इसके स्रोत हैं सड़ने वाले ऑर्गेनिक पदार्थ, मानव और पशु अपशिष्ट, फर्टिलाइजर्स। ये आंखों, त्वचा और नाक में जलन पैदा करती हैं। एस्बेस्टस, मेटालिक ऑक्साइड्स, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स और रेडॉन के बारे में भी सोर्स में बताया गया है। संक्षेप में कहूं तो एस्बेस्टस फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है।
मेटालिक ऑक्साइड्स माइनिंग और मेटलॉजिकल प्रोसेसेस से निकलते हैं। बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स में पराग, पालतू जानवरों की रूसी, स्पोर्स, पैरासाइट्स वगैरह शामिल हैं। और रेडॉन? रेडॉन एक प्राकृतिक रूप से निकलने वाली रेडियोएक्टिव गैस है जो खराब हवादार घरों के अंदर फंस सकती है और अल्जाइमर्स जैसे रोगों का कारण बन सकती है। वाओ! अब हम वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों पर आते हैं। पहला है वेहिकुलर एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस। हाँ, 80% से अधिक प्रदूषक NOx, CO, SOx और नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्हीं से आते हैं। और क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में कौन-कौन शामिल है? लोहा और इस्पात, चीनी, कागज, सीमेंट, उर्वरक, तांबा और एल्यूमिनियम शामिल हैं। यहाँ पायरोलिसिस तकनीक का भी जिक्र है। यह बिना ऑक्सीजन के हाई टेम्परेचर पर सिंथेटिक सामग्री को तोड़ने की तकनीक है। यह जलाने से ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि इसमें महीन कार्बन कण और अन्य प्रदूषक कम निकलते हैं। अगला कारण है फ्यूल अडल्टरेशन। हाँ, पेट्रोल और डीजल में केरोसिन मिलाने से CO, NOx और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन बहुत बढ़ जाता है। फिर आता है एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड बायोमास बर्निंग। इस पर 2019 में सवाल था। इसके क्रिटिकल पोल्यूटेंट्स हैं अमोनिया, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। लैंडफिल्स और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मीथेन और CO2 निकलते हैं। और स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाना। वो तो एक बहुत बड़ा इशू है। इससे न सिर्फ वायु प्रदूषण होता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता का भी नुकसान होता है। सोर्स में 100 मिलियन फार्मर्स पहल का भी उल्लेख है। जी, यह एक ऐसा मंच है जो नेट जीरो प्रकृति सकारात्मक फूड एंड वाटर सिस्टम्स की ओर ट्रांजिशन को तेज करने के लिए है और इसका उद्देश्य किसान की रेजिलियंस को बढ़ाना है। इंडोर एयर पोल्यूशन के क्या कारण है? ये कोयला, लकड़ी का कोयला, कृषि अवशेष, गोबर और केरोसिन को सीमित वेंटिलेशन में जलाने के कारण होता है। इससे निकलने वाले प्रमुख प्रदूषक हैं PM, ब्लैक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। और अंतिम कारण है वोल्केनिज्म। हाँ, ज्वालामुखी विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जो अम्लीय वर्षा का कारण बन सकता है। सल्फर एरोसॉल ओजोन विनाश का कारण बन सकते हैं और CO2, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलते हैं। और अंत में PW+ बॉक्स में एक दिलचस्प तथ्य है, व्हेन डेजर्ट डस्ट मेल्ट्स द हिमालयाज। अच्छा। वैश्विक धूल का लगभग 75% प्राकृतिक है, लेकिन 25% मरुस्थलीकरण और अत्यधिक चराई के कारण मानव जनित है। पश्चिम एशिया से आने वाली ये धूल हिमालय की बर्फ पर जम जाती है, जिससे अल्बीडो कम हो जाता है और ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं। और इसका असर मानसून पर भी पड़ता है। हाँ, ये वायुमंडलीय तापन हिंद महासागर के ग्रीष्मकालीन मानसून को भी प्रभावित कर सकता है। एयर पोल्यूशन के सीधे असर से शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जाना पहचाना असर है स्मॉग। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन। सोर्स बताता है कि ये कोयला जलाने, गाड़ियों के धुएं और इंडस्ट्रियल फ्यूम्स जैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से बनता है। हाँ, और इसमें कालिक की कण मतलब सूट पार्टिकल्स, धुआं, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे कई कंपोनेंट्स होते हैं। ओके। और सोर्स इसे दो मुख्य कैटेगरीज में बांटता है जो समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, कौन सी दो कैटेगरीज? पहली है सल्फ्यूरस स्मॉग, जिसे लंदन स्मॉग भी कहते हैं। लंदन स्मॉग। हाँ, ये उन इलाकों में होता है जहां कोयले जैसे सल्फर वाले फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा जलाए जाते हैं। हवा में नमी और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की वजह से ये और भी घना और खतरनाक हो जाता है। ओके, सो ये हाई सल्फर कंटेंट की वजह से है। और दूसरी कैटेगरी? दूसरी है फोटोकेमिकल स्मॉग। इसे समर स्मॉग या लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहा जाता है। अच्छा, समर स्मॉग। हाँ, ये ज्यादातर उन बड़े शहरों में होता है जहां व्हीकुलर एमिशंस बहुत ज्यादा हैं। जैसा कि नाम में फोटो है, ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में बनता है। राइट। जब गाड़ियों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब VOCs धूप में रिएक्ट करते हैं तो ओजोन और दूसरे खतरनाक केमिकल्स बनते हैं। और इसमें पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी PAN एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, राइट? एग्जैक्टली, PAN इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। और इस फोटोकेमिकल स्मॉग के इफेक्ट्स क्या हैं? सोर्स के मुताबिक इससे एटमॉस्फेयर में एक लाइट ब्राउनिश कलरेशन आ जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। पौधों को भी नुकसान पहुंचता है। हाँ, और आंखों में जलन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये सब होता है। बिल्कुल। और टेम्परेचर इन्वर्जन्स मतलब जब ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे फंस जाती है तो ये स्मॉग को और भी बदतर बना देते हैं। और इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश भी कम हो जाती है। हाँ, अब इसके फॉर्मेशन प्रोसेस को समझते हैं जो UPSC 2013 में पूछा भी गया था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह की केमिकल रेसिपी है। सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड NO और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOC मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं यानी NO2। NO + VOC = NO2। ठीक है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 सूरज की UV लाइट से टूटकर वापस नाइट्रोजन ऑक्साइड NO और एक अकेला एटॉमिक ऑक्सीजन O बनाता है। ओके। ये अकेला ऑक्सीजन एटम जो बहुत रिएक्टिव होता है वो फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 से मिलकर ओजोन बना लेता है O3। अच्छा, तो ये वो ग्राउंड लेवल ओजोन है जो हमारे लिए हानिकारक है। बिल्कुल। और अंत में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और VOCs मिलकर PAN यानी पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनाते हैं।
और ये सब मिलकर फोटोकेमिकल स्मॉग की वो भूरी धुंध बनाते हैं। एग्जैक्टली। ओके, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। स्मॉग के अलावा एयर पोल्यूशन का एक और बड़ा इफेक्ट है एसिड रेन। तेजाबी बारिश। हाँ, कोई भी प्रेसिपिटेशन जिसका पीएच लेवल 5.6 से कम हो उसे एसिड रेन कहते हैं। इसके लिए कौन सी गैसेस जिम्मेदार हैं? सोर्स के अनुसार इसके लिए मुख्य रूप से सल्फर ऑक्साइड्स SOX और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx और N2O जिम्मेदार हैं। ये पॉइंट भी UPSC 2013 के रेफरेंस के साथ दिया गया है। और इसकी असर तो हम जानते ही हैं, सॉइल फर्टिलिटी कम होना, एक्वाटिक लाइफ को नुकसान। हाँ, और जंगलों को कमजोर करना। ये बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को भी करोड करती है, जैसे ताजमहल का पीला पड़ना। राइट, और इंसानों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। बिल्कुल, ओवरऑल ये पूरे इकोसिस्टम्स को डिस्टर्ब कर देती है। पानी पर इसका एक और असर है, सोर्स कहता है ओशन एसिडिफिकेशन। ये क्या है? ओशन एसिडिफिकेशन तब होता है जब समंदर एटमॉस्फेयर से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अब्सॉर्ब करता है। अच्छा, इससे एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे सी वाटर का pH लेवल कम हो जाता है, मतलब पानी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो इसका सीधा असर मरीन इकोसिस्टम्स पर पड़ता होगा? बहुत ज्यादा, खासकर कोरल्स, शेलफिश और प्लैंकटन पर, जिन्हें अपने शेल्स बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत होती है। तो बेसिकली फूड चेन्स डिसरप्ट होती हैं, बायोडाइवर्सिटी घटती है। हाँ, और फिशरीज पर निर्भर लाइवलीहुड्स के लिए भी एक बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन की। सोर्स में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ODS का जिक्र है। हाँ, ODS में शामिल हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मतलब CFCs, HCFCs और HBFCs। ये तो AC और फ्रिज में यूज होते थे। हाँ। इनके अलावा हेलोन्स हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल होते हैं। फिर मिथाइल ब्रोमाइड है जो फ्यूमिगेंट है। ओके, तो ये करते क्या हैं? जब ये सब्सटेंस ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं तो यूवी रेडिएशन इन्हें तोड़ देती है और इनसे क्लोरीन और ब्रोमीन निकलते हैं जो ओजोन मॉलिक्यूल्स को नष्ट कर देते हैं। जिससे पृथ्वी तक ज्यादा हार्मफुल UV रेडिएशन पहुंचती है। एग्जैक्टली, और उससे स्किन कैंसर, कैटरैक्ट्स और इम्यून सप्रेशन जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। सोर्स में एक डायग्राम भी है जो केमिकल प्रोसेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन दिखाता है। हाँ, उसे स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है। पहला स्टेप, एक CFC मॉलिक्यूल से यूवी लाइट की वजह से एक क्लोरीन एटम निकलता है। ओके, क्लोरीन एटम फ्री हो गया। ये क्लोरीन एटम एक ओजोन मॉलिक्यूल से टकराता है। राइट। क्लोरीन ओजोन के एक ऑक्सीजन एटम को खींच लेता है जिससे क्लोरीन मोनोऑक्साइड और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। मतलब ओजोन O3 टूटकर O2 बन गया। हाँ, और चौथा स्टेप, फिर एक फ्री ऑक्सीजन एटम क्लोरीन मोनोऑक्साइड से टकराता है जिससे क्लोरीन एटम फिर से फ्री हो जाता है और एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। अरे वाह, मतलब क्लोरीन एटम वापस फ्री हो गया एक और ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। बिल्कुल, और ये साइकिल चलता रहता है। तो मैकेनिज्म ऑफ ओजोन डिप्लीशन को संक्षेप में कैसे समझें? सरल शब्दों में, मानव निर्मित केमिकल्स जैसे CFCs स्ट्रेटोस्फेयर में क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स छोड़ते हैं। यूवी रेडिएशन इन कंपाउंड्स को तोड़ देती है। फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में ये क्लोरीन और ब्रोमीन ओजोन O3 के साथ रिएक्ट करते हैं, उससे ऑक्सीजन O2 में तोड़ देते हैं और ओजोन कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं। सोर्स में पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स PSCs का भी जिक्र है। ओजोन डिप्लीशन में इनका क्या रोल है? PSCs स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत कम तापमान पर बनने वाले हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स हैं जो ज्यादातर सर्दियों में पोलर रीजन्स में बनते हैं। ओके, ये क्लाउड्स उन केमिकल रिएक्शंस के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जो इनएक्टिव क्लोरीन कंपाउंड्स को रिएक्टिव क्लोरीन स्पीशीज में बदल देते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की कैटलिस्ट का काम करते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। और जब वसंत में सूरज की रोशनी वापस आती है तो ये रिएक्टिव स्पीशीज तेजी से ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं जिससे एंटार्क्टिक ओजोन होल बनता है। सोर्स में ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग के बीच एक काउंटर इंट्यूटिव लिंक बताया गया है। हाँ, ये एक फैसिनेटिंग पॉइंट है। सोर्स कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग से पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड फॉर्मेशन में कमी आ सकती है जिससे ओजोन डिप्लीशन की गति कम हो सकती है। ये थोड़ा अटपटा लगता है। हाँ, लेकिन ये PSCs के फॉर्मेशन और ओजोन डिप्लीशन में उनके रोल के मैकेनिज्म की वजह से है। ऑलराइट, अब आते हैं हेल्थ हैजर्ड्स पर। एयर पोल्यूशन का स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया भर में 8.1 मिलियन मौतें एयर पोल्यूशन के कारण हुई। 8.1 मिलियन? हाँ, इसमें भारत में 2.1 मिलियन और चीन में 2.3 मिलियन मौतें हुई। एयर पोल्यूशन विश्व स्तर पर मौतों का दूसरा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। सोर्स में एक स्पेसिफिक बीमारी न्यूमोकोनियोसिस का भी उल्लेख है। न्यूमोकोनियोसिस इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस का एक ग्रुप है जो धूल के कणों को सांस के जरिए अंदर लेने से होता है। तो ये एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज हुई? हाँ, बिल्कुल। ये खास तौर पर माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, माइका और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को प्रभावित करती है। इसके कुछ टाइप्स भी बताए गए हैं सोर्स में। हाँ, जैसे ब्लैक लंग डिजीज जो कोयल इंडस्ट्री वर्कर्स को होती है, सिलिकोसिस है जो क्वारिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को होती है। ओके, फिर बाइसोनोसिस है यार्न और फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स को, और एस्बेस्टोसिस जो एस्बेस्टोस इंडस्ट्री वर्कर्स को होती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर कंट्रोलिंग पोल्यूशन? Let's move to prevention and control of air pollution, starting with measures for industrial pollution. हाँ, सोर्स में कई टेक्नोलॉजीज बताई गई हैं। पहली है फिल्टर्स। ये गैस स्ट्रीम से पार्टिकुलेट मैटर को हटाते हैं। उदाहरण है बैग हाउस फिल्ट्रेशन सिस्टम। Okay, simple filtering. दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। ये इमिशन से पार्टिकुलेट मैटर हटाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, खासकर थर्मल पावर प्लांट्स, सीमेंट फैक्ट्रीज और स्टील प्लांट्स में। ये कैसे काम करते हैं? इसमें स्मोक पार्टिकल्स को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है और फिर वे पॉजिटिवली चार्ज्ड कलेक्टिंग प्लेट्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं जहां से उन्हें बाद में हटा दिया जाता है। Interesting. तीसरी तकनीक है इनर्शियल कलेक्टर्स।
ये सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए भारी पार्टिकल्स को कलेक्ट करते हैं। है कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ये ऑटोमोबाइल्स में लगाए जाते हैं ताकि पॉइजनस गैसेस का एमिशन कम हो सके। राइट। ये HC, CO और NOx को H2O, CO2 और N2 में बदलते हैं। इनके लिए अनलेडेड पेट्रोल जरूरी है, वरना कैटलिस्ट डीएक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट इज कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोयले को पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिससे सिंथेटिक गैस सिन गैस बनती है। ये सिन गैस नेचुरल गैस का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इससे एथेनॉल और यूरिया का उत्पादन भी हो सकता है। हाँ, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन का नहीं। और यूपीएससी 2025 के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि इंडिया का टारगेट 2030 तक 100 MT कोल गैसिफिकेशन हासिल करना है। ये 7th मेजर है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD सिस्टम्स। FGD सिस्टम्स का उपयोग फ्लू गैसेस से सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जैसी एसिडिक गैसेस को हटाने के लिए किया जाता है। ओके, सो ये एसिड रेन को रोकने में मदद करते हैं। एग्जैक्टली। इसमें दो मुख्य प्रकार के लाइम का उपयोग होता है, लाइमस्टोन बेस्ड और लाइम बेस्ड। दोनों ही SO2 के साथ रिएक्ट करके उसे हटा देते हैं। डायग्राम में दिखाया गया है कि एंड प्रोडक्ट के रूप में जिप्सम भी बनता है। हाँ, जो सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। व्हाट अबाउट फ्लाई ऐश मैनेजमेंट? फ्लाई ऐश मैनेजमेंट के लिए MoFCC ने पॉलिसी बनाई है। ये पॉलिसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट्स का उपयोग अनिवार्य करती है। कवरेज एरिया क्या है इसका? थर्मल पावर स्टेशंस के 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर कंस्ट्रक्शन और 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर माइन फिलिंग। और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रेट करने के लिए कोई इंडेक्स है? पोल्यूशन इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल, हाँ, इसे MOEFCC ने डेवलप किया है। ओके। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को 0 से 100 के स्केल पर रेट करता है ताकि क्लीनर टेक्नोलॉजीज को प्रोत्साहित किया जा सके। और इसी के आधार पर इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया गया है। हाँ, व्हाइट कैटेगरी में मिनिमल पोल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज हैं, हाँ। जिन्हें एनवायरमेंटल क्लियरेंस या कंसेंट टू ऑपरेट की जरूरत नहीं होती। और रेड कैटेगरी? रेड कैटेगरी में हाई पोल्यूशन इंडस्ट्रीज हैं। हाँ। इन्हें इकोलॉजिकली फ्रेजाइल या प्रोटेक्टेड एरियाज में अनुमति नहीं है। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल लेवल स्ट्रैटेजी पर, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। यूपीएससी 2019 में इस पर सवाल आया था। What's fascinating here is NCAP भारत की पहली नेशनल लेवल स्ट्रैटेजी है जो एयर पोल्यूशन से कॉम्प्रिहेंसिवली निपटती है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 2017 के लेवल की तुलना में 2026 तक PM2.5 और PM10 कॉन्सेंट्रेशन को 40% तक कम करना। 40%? हाँ। इसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CCPC एग्जीक्यूट करता है और ये 132 नॉन अटेनमेंट सिटीज पर फोकस करता है। नॉन अटेनमेंट सिटीज मतलब? ये वो शहर हैं जो पिछले 5 सालों से नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पाए। NCAP की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए प्राणा पोर्टल भी है। बिल्कुल, और सोर्स में एक बॉक्स आइटम CCP के बारे में भी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे वाटर एक्ट 1974 के तहत बनाया गया था। Let's talk about the measures to regulate ozone depleting substances. इसमें सबसे पहले आता है वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, जो 1985 में अग्री हुआ था। ओके। इसी के तहत 1987 में आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। इसका लक्ष्य स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की घटती कॉन्सेंट्रेशन को रोकने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। और ये लीगली बाइंडिंग है। हाँ, ये स्पेसिफिक डेडलाइंस के साथ ओजोन को डिप्लीट करने वाले केमिकल्स के प्रोडक्शन और कंजम्पशन को फेज आउट करने का काम करता है। और ये यूनिवर्सल रेटिफिकेशन हासिल करने वाली पहली ट्रीटीज है। पहली और एकमात्र है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट भी हुआ, द किगाली अमेंडमेंट। हाँ, किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2016 का लक्ष्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs के मैन्युफैक्चर और यूज को 2045 तक 80-85% तक फेज आउट करना है। HFCs तो पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं। बिल्कुल, ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो 1 जनवरी 2019 से लागू हुआ। इंडिया 2032 से 4 स्टेप्स में अपना फेज डाउन पूरा करेगा। इंडिया के अपने रूल्स भी हैं इस मामले में। बिल्कुल, दी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज ODS रूल्स 2000 को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया है। ये रूल्स विभिन्न ODS को फेज आउट करने के लिए डेडलाइन सेट करते हैं। सोर्स में एक PW+ बॉक्स है, द नाइट्रोजन डोमिनो इफेक्ट। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइट्रोजन जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन रिएक्टिव नाइट्रोजन NR एक बड़ा पोल्यूटेंट है। अच्छा। बॉक्स बताता है कि कैसे एक ही नाइट्रोजन एटम पहले शहरों में स्मॉग बनाता है, फिर एसिड रेन के रूप में गिरता है, फिर झीलों में जाके एल्गल ब्लूम्स का कारण बनता है, और अंत में एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड N2O के रूप में पहुंचता है, जो एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। एग्जैक्टली। मतलब एक एलिमेंट और कई एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब आते हैं भारत में वेहिकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के मेजर्स पर। इसमें कई कदम उठाए गए हैं। एक है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी 2021। 1 अप्रैल 2023 से सभी 15 साल पुराने केंद्र और राज्य सरकार के वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। और प्राइवेट कार्स के लिए पॉलिसी का लक्ष्य 20 साल से ज्यादा पुरानी प्राइवेट कार्स और 15 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल व्हीकल्स को डीरजिस्टर करना है। इसके अलावा भारत स्टेज BS नॉर्म्स भी है। हाँ, इन्हें 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये नॉर्म्स व्हीकल से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स के रिलीज को लिमिट करते हैं। और हम BS5 को स्किप करके सीधे BS6 पर आ गए। हाँ, BS6 फ्रॉम 2020। इंडिया ने सीधे BS6 नॉर्म्स को 2020 से अपनाया ताकि कार्बन फुटप्रिंट ऑब्लिगेशंस को पूरा किया जा सके। BS6 के एडवांटेजेस क्या हैं? सोर्स के अनुसार BS6 से डीजल कार्स में पार्टिकुलेट मैटर 80% तक और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स 70% तक कम हुए हैं। 80%? दैट्स ह्यूज। हाँ,
और पेट्रोल कार्स में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स 25% तक कम हुए हैं। फ्यूल में सल्फर की कमी से बेहतर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाना संभव हुआ है। ओके। हाँ, सभी वाहनों के लिए ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स मैंडेटरी हो गए हैं और पार्टिकुलेट मैटर को मापने का तरीका भी बदला है। लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। हाँ, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की फेम इंडिया स्कीम फेज 2 है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य 2030 तक 30% व्हीकल्स को ईवी में कन्वर्ट करना है। सरकार ईवी चार्जिंग गाइडलाइंस, टैक्स इंसेंटिव्स और ग्रीन टैक्स जैसे अन्य उपाय भी कर रही है। सोर्स में एक और PW+ बॉक्स है, व्हेन पोल्यूशन चेंजेस इट्स एड्रेस। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये बॉक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है। BS6 फ्यूल ने वाहनों को क्लीनर बनाया क्योंकि उसमें सल्फर 10 ppm तक कम कर दिया गया। राइट। लेकिन फ्यूल से सल्फर हटाने के लिए रिफाइनरीज में ज्यादा एनर्जी और हाइड्रोजन की जरूरत होती है, जिससे एक्स्ट्रा CO2 रिलीज होता है और सल्फर वेस्ट बनता है। तो मतलब पोल्यूशन खत्म नहीं हुआ? निष्कर्ष ये है कि पोल्यूशन खत्म नहीं हुआ, बस शहर की सड़कों से रिफाइनरी की चिमनी तक पहुंच गया। इट मूव्ड अपस्ट्रीम। तो हम ये जानते कैसे हैं कि हवा कितनी प्रदूषित है? हमारे सोर्सेज में कुछ अलग अलग इंडिसेस हैं, NAQS, NAMP, AQI। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। हाँ, लग सकता है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बिग वन, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी NAQS। ये क्या है? देखिए, NAQS को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB इंप्लीमेंट करता है। ये पूरे देश के लिए एक बेंचमार्क सेट करता है। बेंचमार्क मतलब एक स्टैंडर्ड? हाँ, इसका काम है हवा में जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं उनकी मात्रा को मापना। इसमें कुल 12 पोल्यूटेंट्स कवर होते हैं। 12? जैसे पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और PM 10, हाँ, ये तो सुनते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन और कुछ बेहद खतरनाक जैसे लेड, आर्सेनिक और निकल भी। ओके, तो NAQS एक तरह से क्लीन एयर के लिए रूल बुक है जो बताता है कि हवा में क्या और कितना सेफ है। सही कहा। पर हम ये कैसे चेक करते हैं कि हम इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं? मेरे ख्याल से यहाँ नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम यानी NAMP का रोल आता है। एग्जैक्टली, NAMP CPCB का ही प्रोग्राम है। आप इसे एक रेगुलर नेशन वाइड चेकअप की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, एक चेकअप। जी, इसका मेन एम है एम्बिएंट एयर क्वालिटी के ट्रेंड्स का पता लगाना, ये देखना कि NAQS स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं या नहीं। और फिर उसी डेटा के आधार पर पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज बनती होंगी। बिल्कुल। NAMP के तहत नियमित रूप से 4 की पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NOx, PM 10 और PM 2.5। तो NAQS रूल्स हैं और NAMP उनका कंप्लायंस चेक है, लेकिन ये सब थोड़ा टेक्निकल है। आम आदमी के लिए क्या है? हाँ, जैसे हम रोज खबरों में सुनते हैं द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। हाँ, AQI आम नागरिक के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसे 2015 में MOE FCC ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत लॉन्च किया था। 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट, राइट? वही। ये 8 मेजर पोल्यूटेंट, 8 कौन से? PM 10, PM 2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB, इनके डेटा को एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर देता है ताकि कोई भी आसानी से समझ सके। और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर UPSC 2016 में सवाल आ चुका है। जी बिल्कुल। एक और सिस्टम का जिक्र है, सफार। जी, ये AQI से कैसे अलग है? इसकी क्या स्पेशलिटी है? सफार यानी द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इनिशिएटिव है। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका फोरकास्टिंग मॉडल। जहां AQI आपको करंट एयर क्वालिटी बताता है, सफार आपको 72 घंटे पहले तक का एडवांस फोरकास्ट दे सकता है। वाओ, दैट्स अ सिग्निफिकेंट अपग्रेड। हाँ, ये 24/7 रियल टाइम डेटा देता है और पोल्यूटेंट्स के साथ साथ वेदर पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, इनको भी मापता है। तो AQI आज का हाल बताता है, जबकि सफार पोल्यूशन का मौसम विभाग है। एक तरह से कह सकते हैं। अच्छा, और आखिरी इंडेक्स है 2021 WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले कहाँ हैं? ये WHO द्वारा जारी किए गए ग्लोबल बेंचमार्क्स हैं। इनमें PM 2.5, PM 10, ओजोन जैसे पोल्यूटेंट्स के लिए सेफ लिमिट्स दी गई हैं। अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज के नेशनल स्टैंडर्ड्स WHO गाइडलाइन से थोड़े कम स्ट्रिक्ट होते हैं। और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इस पर UPSC 2022 में सवाल पूछा गया था। जी, तो ये हुई मॉनिटरिंग की बात। लेकिन जब दिल्ली NCR की हवा जहरीली हो जाती है तो सरकार करती क्या है? एक पूरा एक्शन प्लान है ना, जिसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान या GRAP कहते हैं। बिल्कुल, GRAP एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है। इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर MC मेहता वी यूनियन ऑफ इंडिया 2016 केस के बाद बनाया गया था। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है। हाँ, ये तभी लागू होता है जब एयर क्वालिटी एक सर्टेन लेवल से ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे रिस्ट्रिक्शन सख्त होते जाते हैं। और इसे लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी? पहले एक एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी EPCA हुआ करती थी। हाँ, EPCA सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक बॉडी थी जिसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया था, पर अब नहीं है। अच्छा, तो अब कौन है? 2021 में इसकी जगह एक ज्यादा पावरफुल स्टैट्यूटरी बॉडी ने ले ली है जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM। तो CAQM अब NCR और आसपास के स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एयर क्वालिटी के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जी, और ये सीधे पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है, जिसका मतलब है इसके पास काफी पावर्स हैं। ठीक है,
तो ग्रैप के एक्शंस क्या हैं अलग अलग AQI लेवल्स पर? हाँ, ये AQI कैटेगरीज पर बेस्ड है। जैसे पुअर कैटेगरी यानी AQI 201 से 300, इसमें कचरा जलाने पर फाइन, पटाखों पर बैन। और सड़कों पर पानी का छिड़काव? जी, फिर आता है वेरी पुअर यानी AQI 301 से 400, इसमें डीजल जनरेटर सेट्स पर बैन लग जाता है। ओके। और जब हालत और बिगड़ती है सीवियर कैटेगरी में? सिवियर यानी AQI 401-450, इसमें ब्रिक किल्न्स, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर्स बंद कर दिए जाते हैं। और सबसे खराब स्थिति सीवियर प्लस या इमरजेंसी? AQI 451 से ऊपर, ये एक तरह से पोल्यूशन लॉकडाउन है। शहर में ट्रक्स की एंट्री बंद। एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर? हाँ, कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक और ऑड इवन स्कीम जैसे सख्त कदम उठाए जाते हैं। इस सीवियर प्लस सिचुएशन का एक बहुत बड़ा कारण हर साल स्टबल बर्निंग या पराली जलाना होता है। इससे निपटने के लिए क्या साइंटिफिक उपाय हैं? हाँ, इसके लिए कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं। पहला है पूसा डीकंपोजर। ये एक फंगल सॉल्यूशन है। फंगल सॉल्यूशन? ये कैसे काम करता है? इसे पराली पर छिड़कने से ये 20 दिनों में डीकंपोज होकर खाद बन जाती है। अच्छा। दूसरा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे सुपर SMS, स्टबल मैनेजमेंट सिस्टम और हैप्पी सीडर्स, जो बिना पराली हटाए गेहूं की बुआई कर सकते हैं। और एक कम्युनिटी बेस्ड मॉडल भी है, गोथन। बनाए जाते हैं जहां लोग पराली दान करते हैं और उसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में बदल दिया जाता है। ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। बिल्कुल। पराली के अलावा शहरों के पोल्यूशन से लड़ने के लिए और क्या मेजर्स हैं? मैंने दिल्ली में उन बड़े बड़े स्मॉग टावर्स के बारे में सुना है। स्मॉग टावर्स एसेंशियली लार्ज स्केल एयर प्योरीफायर्स हैं, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस पे डिबेट है। मतलब उतने असरदार नहीं है? कह सकते हैं। एक और सोर्स लेवल सोल्यूशन है ग्रीन क्रैकर्स। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिशनल पटाखों में बेरियम नाइट्रेट के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। अच्छा, तो ग्रीन क्रैकर्स में क्या अलग है? CSIR नीरी ने इन्हें डेवलप किया है। ये पोटेशियम नाइट्रेट और जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। इनसे PM10 और PM2.5 का एमिशन 30% तक कम हो जाता है। तो ये सारे उपाय हवा को साफ करने के लिए। लेकिन हमारी जिंदगी का दूसरा आधार है पानी। चलिए अब हवा से पानी की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले वाटर पोल्यूशन की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? जब पानी में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या थर्मल जैसे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस मिल जाते हैं, अच्छा। जो पानी की क्वालिटी को इतना खराब कर दें कि वो इस्तेमाल के लायक ना रहे, तो उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। ओके, सो डेफिनेशन क्लियर है। पर जैसा हमने हवा के लिए देखा, पानी की हेल्थ को मापने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स होंगे। यहाँ 3 की टर्म्स हैं: डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन DO, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD। DO से शुरू करते हैं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में घुली हुई फ्री ऑक्सीजन की मात्रा है। ये मछलियों और दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। कितनी होनी चाहिए ये? साफ पानी में DO कंटेंट लगभग 8 मिलीग्राम पर लीटर होता है। जब ये 4.0 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे चला जाता है, तो पानी को हाईली पोल्यूटेड माना जाता है। सो मोर DO मीन्स हेल्दियर वाटर। यस। सिंपल। अब आते हैं BOD पर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। BOD या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उस ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है जो बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पानी में मौजूद ऑर्गेनिक कचरे को डिकम्पोज करने के लिए चाहिए होती है। ओके, लेट मी ट्राई एन एनालॉजी। मतलब पानी में जो ऑर्गेनिक कचरा है वो बैक्टीरिया का खाना है, और उस खाने को पचाने के लिए बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो BOD मापता है कि उस कचरे को साफ करने के लिए बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन की भूख लगी है। जितनी ज्यादा भूख मतलब उतना ज्यादा कचरा। राइट। तो वो परफेक्ट। दैट्स एन एक्सीलेंट वे टू अंडरस्टैंड इट। ज्यादा BOD का मतलब है कम DO। लेकिन इसकी कोई सीमा भी है? हाँ, BOD सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए ऑक्सीजन डिमांड मापता है। इस पर UPSC 2017 में सवाल भी आया था। हाँ, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का क्या? जैसे केमिकल्स? शायद इसीलिए तीसरा पैरामीटर है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD। बिल्कुल। COD पानी में मौजूद लगभग सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो COD हमेशा BOD से ज्यादा होता है? हाँ, और ये पोल्यूशन लेवल का एक ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव यानी पूरा आइडिया देता है। अब जब हमने पोल्यूशन मापना सीख लिया है, तो चलिए इसके कारणों पर नजर डालते हैं। सोर्सेज में कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन की एक लंबी लिस्ट है। शुरुआत इंडस्ट्रियल वेस्ट से करते हैं। इंडस्ट्री से हेवी मेटल्स जैसे मर्क्यूरी, कैडमियम, लेड और क्रोमियम पानी में डिस्चार्ज होते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार क्रोमियम सबसे कॉमन कंटामिनेंट है। और थर्मल एंड रेडिएशन पोल्यूशन? पावर प्लांट से निकला गर्म पानी नदी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे DO कम हो जाता है। अगला कारण है माइनिंग। इससे पानी कैसे प्रदूषित होता है? माइनिंग ऑपरेशंस में साइनाइड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। साथ ही हेवी सैंड माइनिंग से नदियों का फ्लो बदल जाता है। ये UPSC 2018 का सवाल था। एक नया सा टर्म है फ्रेश वाटर सैलिनाइजेशन सिंड्रोम, FSS। ये क्या है? ये फ्रेश वाटर सोर्सेज में धीरे धीरे सॉल्ट एक्यूमुलेशन का प्रोसेस है। वैसे तो ये नेचुरली भी होता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये प्रोसेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और सबसे आम कारण सीवेज वाटर। हाँ, घरेलू सीवेज में ह्यूमन एक्सक्रीटा, डिटर्जेंट्स और कई तरह के बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स होते हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल सोर्सेज की।
खेती से पोल्यूशन कैसे फैलता है? खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जमीन के नीचे रिस कर ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं। और पेस्टिसाइड्स? पेस्टिसाइड्स जैसे डीडीटी और एंडोसल्फान नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये सालों तक एनवायरनमेंट में बने रहते हैं। कभी कभी पोल्यूटेंट कोई केमिकल नहीं बल्कि एक जीवित चीज होती है, जैसे इन्वेजिव एक्वाटिक स्पीशीज। सही कहा। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है वाटर हायासिंथ, जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। अच्छा, टेरर ऑफ बंगाल। हाँ, ये रुके हुए पानी में इतनी तेजी से फैलती है कि पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेती है और पानी से सारी ऑक्सीजन खींच लेती है, जिससे मछलियां मर जाती हैं। आपने यूट्रोफिक वाटर बॉडीज का जिक्र किया। सोर्स में यूट्रोफिकेशन पर एक पूरा बॉक्स है। चलिए इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आसान भाषा में समझते हैं। यूट्रोफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यूट्रोफिकेशन एक तरह से लेक को ओवरफीड करने जैसा है। हम उसे इतना फर्टिलाइजर दे देते हैं कि उसमें एल्गी का जंगल उग जाता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये जंगल सारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है और बाकी सबको घुटकर मार देता है। ये दो तरह का होता है, नेचुरल यूट्रोफिकेशन जो हजारों सालों में धीरे धीरे होता है, और कल्चरल यूट्रोफिकेशन जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण कुछ ही सालों में हो जाता है। और इसके प्रभाव हैं एल्गल ब्लूम्स। ये क्या है? एल्गी या फाइटोप्लैंक्टन की आबादी का तेजी से बढ़ना ही एल्गल ब्लूम कहलाता है। ये पानी को हरा, लाल या भूरा कर सकता है, जिसे रेड टाइड्स भी कहते हैं। एक और फैसिनेटिंग फिनोमेनॉन का जिक्र है, बायोलुमिनेसेंस। ये कुछ जीवों की प्रॉपर्टी है जिससे वो रोशनी पैदा करते हैं। ये अक्सर एक एंटी प्रीडेटर रिस्पॉन्स होता है, शिकारी को डराने के लिए। समुद्र में रात के समय दिखने वाले ब्लू टाइड्स इसका एक खूबसूरत एग्जाम्पल है। कारण साफ है। अब इनके परिणामों यानी इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। पॉल्यूटेड पानी पीने से टाइफॉइड, कॉलेरा, डिसेंट्री जैसी बीमारियां होती हैं। हेवी मेटल्स जैसे लेड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक से न्यूरोलॉजिकल डैमेज और कैंसर तक हो सकता है। और एनवायरनमेंट पर इसका क्या असर होता है? यहाँ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। इनमें क्या फर्क है? बायो अक्यूमुलेशन का मतलब है किसी पोल्यूटेंट का एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज में समय के साथ जमा होना। और बायो मैग्निफिकेशन? बायो मैग्निफिकेशन का मतलब है फूड चेन में ऊपर जाने पर उस पोल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटी मछली थोड़ा सा मर्क्यूरी खाती है, ये हुआ बायो एक्यूमुलेशन। हाँ, फिर एक बड़ी मछली 1000 ऐसी छोटी मछलियों को खा लेती है, तो उस बड़ी मछली के अंदर मर्क्यूरी का कॉन्सेंट्रेशन 1000 गुना बढ़ जाएगा। ये हुआ बायो मैग्निफिकेशन। सही। और फिर उस बड़ी मछली को हम खाते हैं। ये एक सीरियस थ्रेट है। चलिए इसको एक रियल केस स्टडी से जोड़ते हैं। गंगा नदी, ये हमारी सबसे पवित्र नदी है, लेकिन सबसे प्रदूषित भी। डेटा क्या कहता है? गंगा में पोल्यूशन का बड़ा सोर्स है अर्बन सूएज और इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसके पानी में फीकल कॉलीफॉर्म्स बैक्टीरिया, जो इंसानी मल में पाया जाता है, की मात्रा बेहद ज्यादा है। और हाल ही में इसमें माइक्रोप्लास्टिक्स भी पाए गए हैं। जी, इतने पोल्यूशन के बावजूद एक मान्यता है कि गंगा में सेल्फ क्लींजिंग पावर है। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक आधार है? हाँ, कुछ हद तक है। सभी नदियां डाइल्यूशन और ऑक्सीडेशन से खुद को साफ करती हैं, लेकिन गंगा के मामले में इसके पानी में बैक्टीरियोफेजेस नाम के वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस? हाँ, ये वायरस हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देते हैं। ये इसकी सेल्फ क्लींजिंग पावर का एक बड़ा कारण माना जाता है और ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट कर देता है। इसको रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है। सोर्स में एक एक्वाफर का डायग्राम है, ये क्या होता है? एक्वाफर रॉक या सेडिमेंट की एक अंडरग्राउंड लेयर होती है जिसमें पानी जमा होता है। ये दो तरह के होते हैं, अनकन्फाइंड एक्वाफर्स और कन्फाइंड एक्वाफर्स। तो इन एक्वाफर्स में कॉमन कंटामिनेंट्स कौन से हैं? टेबल में पहला है इनलैंड सैलिनिटी। ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में पाया जाता है। दूसरा है कोस्टल सैलिनिटी, जो कोस्टल एरियाज में समुद्र का पानी आने से होता है। तीसरा है फ्लोराइड। हाँ, ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में एक बड़ी समस्या है। इसका सोर्स जियोजेनिक है, यानी ये नेचुरली रॉक से पानी में मिलता है। और आर्सेनिक? आर्सेनिक वेस्ट बंगाल और बिहार में गंभीर समस्या है। इसका सोर्स भी जियोजेनिक है। और आयरन और नाइट्रेट? आयरन भी नेचुरली पाया जाता है, खासकर असम और ओडिशा में। और नाइट्रेट पोल्यूशन वहां ज्यादा होता है जहां खेती में फर्टिलाइजर्स का बहुत इस्तेमाल होता है। ग्राउंड वाटर में एक और खतरनाक कंटामिनेंट है यूरेनियम। इस पर डेटा क्या कहता है? WHO का स्टैंडर्ड है 30 माइक्रोग्राम पर लीटर, जबकि इंडिया के एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB का स्टैंडर्ड 60 है। और सबसे प्रभावित स्टेट्स? पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना। देश के 18 स्टेट्स के 151 डिस्ट्रिक्ट्स इससे प्रभावित हैं। इससे किडनी डैमेज और कैंसर का खतरा होता है। ये समस्या बहुत बड़ी और व्यापक है, तो सरकार पॉलिसी लेवल पर क्या कर रही है? Let's quickly go over the major government initiatives and programs. पहला है जल शक्ति अभियान JSA, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस करता है। Okay. दूसरा अमृत सरोवर मिशन, जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में 75 वाटर बॉडीज को रिजुविनेट किया जा रहा है। और अटल भूजल योजना? अटल भूजल योजना वर्ल्ड बैंक की मदद से 7 स्टेट्स में सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए एक 6000 करोड़ की स्कीम है। इसके अलावा CGWA रेगुलेशंस है, जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को रेगुलेट करती हैं। नेशनल एक्वाफर मैपिंग हो रही है और मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज 2016 के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग को
मैंडेटरी किया गया है। शुरुआत करते हैं वाटर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स से। सोर्सेज में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बायो रिमीडिएशन। सुनने में काफी टेक्निकल लगता है, पर इसका आइडिया बड़ा सिंपल है। पोल्यूशन को साफ करने के लिए नेचर की ही मदद लेना, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एसेंशियली पोल्यूशन खाने वाले माइक्रोब्स को काम पर लगाना है। इसे दो मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहली है इन सिटू बायो रेमिडिएशन, यानी एट द साइट, जहां पोल्यूशन है इलाज भी वहीं होगा। अच्छा, मतलब ऑन साइट ट्रीटमेंट। हाँ, इसमें एक टेक्निक है बायोस्टिम्युलेशन। सोचिए, कंटैमिनेटेड सॉइल में पहले से ही कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया मौजूद हैं, पर वो सुस्त हैं। हम कुओं मतलब वेल्स के जरिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स का लंच बॉक्स भेजते हैं ताकि वो एक्टिव हो जाएं और पोल्यूशन को डिग्रेड करना शुरू कर दें। इंटरेस्टिंग। तो ये बेसिकली एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को मोटिवेट करना है। और दूसरा तरीका? दूसरा है बायोस्पार्जिंग। ये बायोस्टिमुलेशन का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। इसमें हम वाटर केबल के नीचे यानी ग्राउंड वाटर जोन में दबाव में हवा इंजेक्ट करते हैं। इससे ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ते हैं और बैक्टीरिया को आप कह सकते हैं सांस लेने में आसानी होती है, जिससे वो और तेजी से पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। और बायो ऑगमेंटेशन? हाँ, तीसरा है बायो ऑगमेंटेशन। ये तब इस्तेमाल होता है जब लोकल बैक्टीरिया काफी नहीं होते। इसमें हम बाहर से स्पेशली कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को साइट पर इंपोर्ट करते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम भेजना। राइट, सो वी आर ईदर बूस्टिंग द योपर्स और ब्रिंगिंग इन स्पेशलिस्ट्स। तो फिर इसकी ऑपोजिट कैटेगरी एक्स सिटू बायो रिमीडिएशन कैसे काम करती है? एक्स2 का मतलब है ऑफ साइट। इसमें हम कंटैमिनेटेड सॉइल या वाटर को साइट से निकालकर ट्रीटमेंट के लिए कहीं और ले जाते हैं। ओके। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है लैंड फार्मिंग। इसमें कंटैमिनेटेड सॉइल को एक प्रिपेयर्ड बेड पर फैलाया जाता है और माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर से उसकी जुताई की जाती है ताकि हवा अच्छे से मिक्स हो सके। समय के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पोल्यूटेंट्स को खा जाते हैं और सॉइल क्लीन हो जाती है। और दूसरा तरीका है बायो रिएक्टर्स। इसमें एक इंजीनियर्ड कंटेनमेंट सिस्टम के माध्यम से कंटैमिनेटेड सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग की जाती है। ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ट्रीटमेंट करने जैसा है। और हमारे एस्पिरेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है कि यूपीएससी 2017 में इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा सवाल भी पूछा गया था। बिल्कुल, और इसका एक बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जांपल टीआरआई का ऑयल जैपर है। टीआरआई ने ऑयल जैपर और ऑलिवरस एस नाम के बैक्टीरिया का एक मिक्सचर बनाया है जो ऑयल स्पिल्स को साफ करता है। अच्छा। हाँ, और इसकी खासियत यह है कि ये ऑयल को CO2 और पानी में बदल देता है बिना कोई हार्मफुल रेजिड्यू छोड़े। इसी तरह कंपोस्टिंग में भी बैसिलस फ्लेक्सिस और एसिनेटोबैक्टर जूनी जैसे बैक्टीरिया का उपयोग एक्स2 बायोरिमीडिएशन का ही एक उदाहरण है, जो मिट्टी से आर्सेनिक जैसे टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। अब बायोडिग्रेडेशन के दो तरीकों पर आते हैं, एनएरोबिक और एरोबिक। ये दोनों टर्म्स अक्सर सुनने में आते हैं। इनमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। एरोबिक बायोडिग्रेडेशन एक तेज जलती हुई आग की तरह है। इसमें हम बैक्टीरिया को भरपूर ऑक्सीजन देते हैं, मतलब कंप्लीट एरोबिक कंडीशंस, जिससे प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। ओके। लेकिन जैसे तेज आग बहुत राख छोड़ती है, वैसे ही एरोबिक प्रोसेस में बहुत ज्यादा स्लज जनरेट होता है। ये एनर्जी इंटेंसिव भी है और इसमें बार बार बैक्टीरिया ऐड करने पड़ते हैं, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। और एनारोबिक बायोडिग्रेडेशन? एनारोबिक डाइजेशन बिना ऑक्सीजन के एक धीरे धीरे सुलगते हुए कोयले की तरह है। ये प्रोसेस स्लो है, इसमें फाउल स्मेल भी आ सकती है क्योंकि 99% से ज्यादा मीथेन बायोगैसिफिकेशन होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें स्लज जनरेशन बहुत कम होता है। एक बार बैक्टीरिया डालने के बाद बार बार इनोक्यूलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। अच्छा। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, एनारोब्स डिटर्जेंट्स और फिनॉल जैसे केमिकल्स को भी डिग्रेड कर सकते हैं, जिन्हें एरोबिक बैक्टीरिया टॉलरेट नहीं कर सकते। तो चॉइस इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी प्रायोरिटी स्पीड है या लो मेंटेनेंस एंड लेस वेस्ट। चलिए, अब पानी को साफ करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स पर आते हैं। सूएज वाटर ट्रीटमेंट फॉर डोमेस्टिक यूज, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। हाँ, ये पूरी असेंबली लाइन की तरह है। पहला स्टेप है कोएगुलेशन फ्लोक्यूलेशन। इसमें पानी में फेरिक सल्फेट या सोडियम एल्यूमिनेट जैसे एजेंट्स मिलाए जाते हैं। ये एजेंट्स पानी में घुली हुई छोटी छोटी इंप्योरिटीज को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचकर बड़े गुच्छे यानी फ्लॉक्स बना देते हैं। तो ये वैसा ही है जैसे पुराने जमाने में पानी को साफ करने के लिए फिटकरी यानी एलम का इस्तेमाल करते थे। एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल है। इन बड़े गुच्छों को फिर फिल्ट्रेशन से हटाया जाता है। फिल्टर्स रेत, माने सैंड, बजरी, ग्रेवल और क्रश्ड एंथ्रासाइट कोल की मल्टी लेयर्ड बेड्स होती हैं, जो इन सस्पेंडेड इंप्योरिटीज को छानकर अलग कर देती हैं। और इसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल स्टेप, डिसइंफेक्शन। इसमें क्लोरीन डालकर बचे खुचे हार्मफुल पैथोजेंस को मारा जाता है, लेकिन क्लोरीन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं। बिल्कुल, क्लोरीन पानी के कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म जैसे हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स बना सकती है। इसका एक ऑल्टरनेटिव ओजोन है, जो ज्यादा इफेक्टिव है पर महंगा भी है और उसे स्टोर नहीं किया जा सकता। डिसइंफेक्शन के बाद भी कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स करने होते हैं ना, जैसे फ्लोरिडेशन। करेक्ट। फ्लोरिडेशन में पब्लिक वाटर सप्लाई में फ्लोराइड की कंट्रोल्ड मात्रा मिलाई जाती है ताकि टूथ डीके को रोका जा सके। और अगर फ्लोराइड ज्यादा हो तो डीफ्लोरिडेशन करना पड़ता है, यानी उसे कम करना। इसके लिए एलम, लाइम और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की डिजायरेबल लिमिट 1.0 mgl और परमिसिबल लिमिट 1.5 mgl है। और पीएच लेवल का क्या? पीएच करेक्शन के लिए फिल्टर्ड वाटर में लाइम मिलाया जाता है, जिससे पानी की एल्कलानिटी एडजस्ट होती है और वो नेचुरली सॉफ्ट हो जाता है। इससे घरों की प्लम्बिंग में करोजन भी कम होता है।
राइट। इसी तरह पानी से आयरन और आर्सेनिक को भी हटाया जाता है। BIS स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आयरन की डिजायरेबल लिमिट 0.3 mgl और आर्सेनिक की 0.05 mgl है। आयरन हटाने के लिए एरेशन और आर्सेनिक हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और एलम का इस्तेमाल होता है। ये तो हुई ट्रीटमेंट की बात। अब पॉलिसी लेवल पर आते हैं। भारत में वाटर पोल्यूशन कंट्रोल और रिवर सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए क्या फ्रेमवर्क है? फ्रेमवर्क का कोर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स SPCBs हैं। CPCB ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जिसे डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज कहते हैं। डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज। हाँ, इसमें पानी की क्वालिटी के आधार पर उसे A, B, C, D, E कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे क्लास A का पानी डिसइंफेक्शन के बाद सीधे पीने योग्य है, जबकि क्लास E का पानी सिर्फ इरिगेशन या इंडस्ट्रियल कूलिंग के लिए सूटेबल है। तो ये एक तरह से नदियों का रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि किस हिस्से का पानी किस काम के लिए सेफ है। इसी फ्रेमवर्क के तहत हमारी नदियों को साफ करने के लिए कई बड़ी पहलें भी हुई हैं। बिल्कुल, पहली बड़ी पहल थी गंगा एक्शन प्लान GAP, जो 1985 में शुरू हुई। ये भारत का पहला रिवर एक्शन प्लान था। पर ये बहुत सफल नहीं रहा है ना? हाँ, ये आंशिक रूप से ही सफल रहा और 2002 में बंद हो गया। इसका मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स मतलब STPs लगाने पर था, लेकिन इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी। तो नमामि गंगे प्रोग्राम जो 2014 में लॉन्च हुआ, उसने गैप की गलतियों से क्या सीखा? नमामि गंगे ने एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई। इसने सिर्फ STPs बनाने पर ही नहीं, बल्कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सर्फेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन और सबसे जरूरी पब्लिक अवेयरनेस पर भी फोकस किया। अच्छा। गंगा ग्राम जैसा पिलर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करता है। इसी के तहत क्लीन गंगा फंड भी बनाया गया ताकि आम लोग और कॉर्पोरेट्स भी गंगा संरक्षण में कंट्रीब्यूट कर सकें। और इसे इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडीज कौन सी हैं? हाईएस्ट लेवल पर नेशनल गंगा काउंसिल है, जिसे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। इसने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA को रिप्लेस किया। ओके। और इसकी इंप्लीमेंटेशन विंग है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, खासकर इसका ग्रामीण फेज 2 सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करके नदियों में जाने वाले पोल्यूशन को सोर्स पर ही रोकने में मदद करता है। ये तो हुई नेशनल एफर्ट्स की बात, लेकिन पोल्यूशन कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं देखता। मरीन पोल्यूशन जैसे इश्यूज के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा। शिपिंग और डंपिंग से होने वाला मरीन पोल्यूशन एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। इसे टैकल करने के लिए कुछ की कन्वेंशंस हैं। सबसे पुराना है द लंदन कन्वेंशन 1972, जो समुद्र में इंडस्ट्रियल वेस्ट की डंपिंग को रेगुलेट करता है, जिसे अब 1996 प्रोटोकॉल ने रिप्लेस कर दिया है। करेक्ट। और ये प्रोटोकॉल और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और जहाजों से होने वाले पोल्यूशन के लिए? उसके लिए है मार्पोल कन्वेंशन 1973। ये जहाजों से होने वाले हर तरह के पोल्यूशन को कवर करता है। ऑयल, नॉक्शियस सब्सटेंसेज, गार्बेज, सीवेज, सब कुछ। 1996 प्रोटोकॉल में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल? हाँ, इसका मतलब है कि अगर किसी एक्टिविटी से एनवायरनमेंट को नुकसान होने का खतरा है तो हम सबूत का इंतजार नहीं करेंगे, पहले ही एक्शन लेंगे। इन सभी कन्वेंशंस के लिए सेक्रेटेरियल ड्यूटीज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO निभाता है। सोर्सेज में बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन 2004 का भी जिक्र है। हाँ। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक फैसिनेटिंग इशू है। बड़े जहाज स्टेबिलिटी के लिए अपनी टैंक्स में पानी भरते हैं, जिसे बैलेस्ट वाटर कहते हैं। हाँ। जब वो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाते हैं तो ये पानी अपने साथ ले जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस पानी में एक इकोसिस्टम के एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स दूसरे इकोसिस्टम में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर इन्वेजिव स्पीशीज बन जाते हैं। ओह। ये कन्वेंशन इसी बायोलॉजिकल इन्वेजन को रोकने के लिए है। अब फोकस शिफ्ट करते हैं वाटर कंजर्वेशन पर। भारत की वाटर सिचुएशन को लेकर जो आंकड़े हैं वो काफी सोबरिंग है। हाँ, आंकड़े चिंताजनक हैं। हमारे पास दुनिया की 18% आबादी है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज सिर्फ 4%। CWC के डेटा के अनुसार 2019 में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1434 क्यूबिक मीटर्स पर ईयर थी, जो लगातार घट रही है। और 1700 क्यूबिक मीटर से कम को तो वाटर स्ट्रेस माना जाता है। बिल्कुल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार 1700 क्यूबिक मीटर से कम की अवेलेबिलिटी वाटर स्ट्रेस कंडीशन मानी जाती है और 1000 क्यूबिक मीटर से कम वाटर स्कैसिटी कंडीशन। भारत पहले से ही वाटर स्ट्रेस कैटेगरी में है। और इसमें ग्राउंड वाटर का रोल तो और भी क्रिटिकल है, स्पेशली इरिगेशन के लिए। इस पर UPSC 2020 में सवाल भी था। बिल्कुल, भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर यूजर है। हमारा एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 249 BCM है, जिसका लगभग 85% हिस्सा इरिगेशन में जाता है। मतलब ज्यादातर खेती के लिए। हाँ, इंडो गैंजेटिक प्लेन और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इंटेंसिव इरिगेशन की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल्स तेजी से गिर रहे हैं। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार ने मल्टीप्रोंग स्ट्रेटजी अपनाई है। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का गठन किया गया, जो वाटर रिलेटेड इश्यूज को इंटीग्रेटेड तरीके से देखती है। अटल भूजल योजना, जो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्कीम है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पर फोकस करती है। और जल शक्ति अभियान? हाँ, जल शक्ति अभियान देश के सबसे वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक्स में वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर केंद्रित है। इनके अलावा भी कई स्कीम्स और बॉडीज हैं, Correct. जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA, जिस पर UPSC 2022 में सवाल आया था। Right. इसका स्पेसिफिक रोल क्या है? CGWA को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया है और इसकी मेन पावर है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को रेगुलेट और कंट्रोल करना। मतलब ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। बिल्कुल, ये इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज, माइनिंग प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ग्राउंड वाटर निकालने की परमिशन देती है और कंडीशंस लगाती है। स्कीम्स और रेगुलेशंस के अलावा सिटी प्लानिंग लेवल पर भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं, जैसे कि स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट। ये नाम सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग है। मतलब शहर एक स्पंज की तरह पानी सोख लेगा। ये काम कैसे करता है? एग्जैक्टली स्पंज सिटी का कोर आइडिया अर्बन एरियाज में कंक्रीट जंगल्स को ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिप्लेस करना है, जैसे परमिएबल पेवमेंट्स, ग्रीन रूफ्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स और वेटलैंड्स बनाए जाते हैं। जब बारिश होती है तो ये सिटीज के पानी को बहकर नालों में जाने देने के बजाय उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी कम होता है। हमने वाटर और प्लास्टिक पोल्यूशन की बात की, जो हमें दिखते हैं, लेकिन एक इनविजिबल पोल्यूटर भी है जो हमारी हेल्थ पर गहरा असर डालता है, नॉइज पोल्यूशन। सही कहा, नॉइज पोल्यूशन को अक्सर सीरियसली नहीं लिया जाता। WHO के अनुसार दिन में 45 डेसिबल्स मतलब डीबी और रात में 35 डेसिबल्स का लेवल सेफ है। और भारत के स्टैंडर्ड्स इससे थोड़े अलग है। हाँ, भारत के रेजिडेंशियल एरियाज में परमिसिबल लिमिट दिन में 55 डीबी और रात में 45 डीबी है। आपको बता दूं कि 85 डीबी से ऊपर का नॉइज लेवल ह्यूमन ईयर के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो 55 डीबी और 75 डीबी में फर्क कैसे समझें? 55 डीबी एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसा है, जबकि 75 डीबी जो इंडस्ट्रियल जोन की लिमिट है, वो वैक्यूम क्लीनर की आवाज जैसा है। बिल्कुल, और इस पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 है। इंटरेस्टिंगली 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा था कि राइट टू अ पीसफुल एंड ट्रैंक्विल लाइफ आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का हिस्सा है। वाओ, तो ये एक फंडामेंटल राइट्स इशू बन जाता है। एग्जैक्टली। और अब आते हैं आज के शायद सबसे चर्चित एनवायरमेंटल इशू पर, प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन अब हर जगह है। इसमें सबसे खतरनाक हैं माइक्रोप्लास्टिक्स, 5 mm से छोटे प्लास्टिक के कण। ये कॉस्मेटिक्स, सिंथेटिक कपड़ों के फाइबर्स और इंडस्ट्रियल स्क्रबर से आते हैं। 24 में तो च्युइंगम को भी इसका एक सोर्स माना गया है। इससे भी छोटे होते हैं नैनोप्लास्टिक्स, जो 1 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं। सोर्स में एक बहुत अलार्मिंग बात बताई गई है सुंदरबन के बारे में। वहाँ प्लास्टिक पार्टिकल्स बैक्टीरिया के लिए मीटिंग पॉइंट्स बन रहे हैं, जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैलने का खतरा बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये एक डबल एज सॉर्ड हो गया। तो प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए रूल्स क्या कहते हैं? भारत में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एक मील का पत्थर थे। इन्होंने पहली बार एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी यानी EPR का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। EPR का सीधा सा मतलब क्या है? EPR का मतलब है कि जो कंपनी प्लास्टिक बना या बेच रही है, उसी की जिम्मेदारी है कि वो इस्तेमाल के बाद उस वेस्ट को वापस कलेक्ट करके एनवायरमेंटली सेफ तरीके से मैनेज करे। तो प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए रूल्स क्या कहते हैं? भारत में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एक मील का पत्थर थे। इन्होंने पहली बार एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी यानी EPR का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। EPR का सीधा सा मतलब क्या है? EPR का मतलब है कि जो कंपनी प्लास्टिक बना या बेच रही है, उसी की जिम्मेदारी है कि वो इस्तेमाल के बाद उस वेस्ट को वापस कलेक्ट करके एनवायरमेंटली सेफ तरीके से मैनेज करे। इससे बोझ कंज्यूमर्स या नगर पालिकाओं पर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर पर पड़ता है। और इन नियमों को समय के साथ और भी स्ट्रिक्ट किया गया है। हाँ, 2021 के अमेंडमेंट्स ने जुलाई 2022 से कई सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जैसे ईयरबड्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, प्लेट्स, कप्स आदि पर बैन लगा दिया। राइट। कैरी बैग्स की मिनिमम थिकनेस भी बढ़ाकर 120 माइक्रॉन्स कर दी गई ताकि उनका रीयूज प्रमोट हो सके। हाल ही में 2024 के रूल्स में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के लिए गाइडलाइंस और EPR टारगेट्स को और क्लियर किया गया है। प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने का एक इनोवेटिव सोल्यूशन रोड कंस्ट्रक्शन में भी है। हाँ, पॉलीब्लेंड नाम का एक फाइन पाउडर जो प्लास्टिक वेस्ट से बनता है, उसे बिटुमिन के साथ मिक्स करके सड़कें बनाई जा सकती हैं। इससे सड़क की लाइफ बढ़ती है और प्लास्टिक वेस्ट भी कंज्यूम हो जाता है। ये वेस्ट को रिसोर्स में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, और ये हमें सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है। राइट, सर्कुलर इकोनॉमी, जिस पर UPSC में सवाल भी अपेक्षित है। ये लीनियर मॉडल टेक मेक वेस्ट को चैलेंज करता है। एग्जैक्टली, सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल पर आधारित है। इसका गोल वेस्ट को मिनिमाइज करना और रिसोर्सेज को सर्कुलेशन में बनाए रखना है। और इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी काफी है। बहुत ज्यादा। सर्कुलैरिटी गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्कुलर इकोनॉमी अपनाने से ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 39% तक कम किया जा सकता है। ये सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल है। सॉलिड वेस्ट, हम हर रोज इसे देखते हैं, पर टेक्निकल तौर पर इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, आम भाषा में तो ये बस घर का कूड़ा है, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक इसकी डेफिनेशन थोड़ी आप कह सकती हैं विस्तृत है। अच्छा। हाँ, सॉलिड वेस्ट में सिर्फ घर से निकला कूड़ा नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ऑपरेशन से निकली चीजें, हर तरह का कचरा शामिल है। एसेंशियली कोई भी सॉलिड मटेरियल जिसे इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। ओके, तो इसके सोर्सेज क्या क्या है? फिर इसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, सबसे पहली कैटेगरी है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ओके। ये वो कचरा है जो शहरों में मतलब घरों और ऑफिस से निकलता है, जैसे फूड वेस्ट, पेपर, प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल्स, यहाँ तक कि कपड़े और लेदर भी। समझ गई। और इसके बाद आई एम गेसिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट आता होगा। यहाँ तो हर इंडस्ट्री का कचरा काफी अलग होता होगा। एग्जैक्टली, और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। अब फोकस वेस्ट को MI डंप करने पर नहीं है, तो किस पर है? अब फोकस है उसे एक बाई प्रोडक्ट या रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करने पर। इसका सबसे आम एग्जांपल है थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली कोल ऐश या फ्लाई ऐश। हाँ, सुना है इसके बारे में। और स्टील मिल से निकला ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, दोनों ही अब सड़क और सीमेंट बनाने में काम आते हैं।
ओह, यानी एक इंडस्ट्री का वेस्ट दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी। सही पकड़ा आपने। और ये पैटर्न कई जगह दिखता है, जैसे नॉन फेरस इंडस्ट्रीज। मतलब एल्यूमिनियम या जिंक प्लांट्स। हाँ, वहां से निकला रेड मड ब्रिक्स या रूफिंग टाइल्स बनाने में काम आता है। शुगर इंडस्ट्री से निकला प्रेस मड खेती के लिए एक बेहतरीन सॉइल कंडीशनर है। वाओ। यहाँ तक कि पल्प और पेपर इंडस्ट्री से निकलने वाला लाइम मड भी ब्रिक्स, सीमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहा है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का भी जिक्र है सोर्सेज में। हाँ, वहां से निकलने वाला जिप्सम भी वेस्ट नहीं है, उसे पोर्टलैंड सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। फिर आती है कैटेगरी रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल वेस्ट की। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर्स, बैटरीज, पुराने गद्दे जैसी चीजें आती हैं। और कंस्ट्रक्शन साइट्स का कचरा। हाँ, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन साइट से निकला कंक्रीट, स्टील, लकड़ी का कचरा। और एक और अहम कैटेगरी है बायोमेडिकल वेस्ट। हॉस्पिटल से निकलने वाला। बिल्कुल, सिरिंजेस, बैंडेजेस, ग्लव्स, दवाइयाँ वगैरह। सोर्सेज में आखिरी पॉइंट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? ये बेसिकली उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें इस सारे कचरे को कलेक्ट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है और उसमें से काम की चीजों को रिसाइकल या रीयूज के लिए अलग किया जाता है। तो इतने सारे कचरे को मैनेज करने की टेक्निक्स भी होंगी। सोर्सेज में एक टेबल दी गई है इस पर। हाँ, और इन टेक्निक्स को समझना बहुत जरूरी है, खासकर एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पुराना और सबसे गलत तरीका है ओपन डंप्स। मतलब बस शहर का सारा कचरा एक खुली जगह पर डाल दो। हाँ, इससे बीमारियां और पोल्यूशन दोनों फैलते हैं। इससे थोड़ा बेहतर ऑप्शन है लैंडफिल्स, जहां कचरे को एक गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक देते हैं। मैंने सुना है कि कई पार्क्स और पार्किंग लॉट्स ऐसी जमीन पर बने हैं। बिल्कुल, और इसका ही एक एडवांस्ड वर्जन है सैनिटरी लैंडफिल्स। इसमें क्या अलग है? यहाँ जमीन के नीचे एक प्रोटेक्टिव लेयर डाली जाती है ताकि कचरे का जहरीला पानी, जिसे लीचेट कहते हैं, वो ग्राउंड वाटर में ना मिल जाए। ये थोड़ा महंगा है पर काफी सेफ है। फिर एक ऑप्शन है कचरे को जलाने का, इंसिनरेशन प्लांट्स। हाँ, इसमें कचरे को बहुत हाई टेम्परेचर पर जलाते हैं। इससे कचरे का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, लेकिन इसकी एक बड़ी समस्या है। एयर पोल्यूशन। हाँ, एयर पोल्यूशन और इससे निकलने वाले जहरीले बाय प्रोडक्ट्स। इसलिए इसका इस्तेमाल आमतौर पर इन्फेक्शियस वेस्ट जैसे बायोमेडिकल वेस्ट के लिए होता है। तो क्या इससे बेहतर साफ सुथरे ऑप्शंस भी हैं? सोर्सेज में पायरोलिसिस का जिक्र है, जो यूपीएससी 2019 में पूछा भी गया था। बिल्कुल। पायरोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वेस्ट को बिना ऑक्सीजन के या बहुत कम ऑक्सीजन में हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो वो जलता नहीं है? भी एडवांस्ड है प्लाज्मा गैसिफिकेशन। सुनने में काफी हाईटेक लगता है। है भी। इसमें प्लाज्मा टॉर्च का इस्तेमाल करके टेम्परेचर इतना बढ़ा देते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट सिन गैस नाम की एक फ्यूल गैस में बदल जाता है। और इनऑर्गेनिक वेस्ट का क्या? इनऑर्गेनिक वेस्ट एक शीशे जैसे मटेरियल स्लैग में तब्दील हो जाता है। ये इंसिनरेशन से कहीं ज्यादा साफ है और इससे कार्बन इमिशंस भी कम होते हैं। तो प्लाज्मा गैसिफिकेशन सुनने में पायरोलिसिस से काफी बेहतर लग रहा है, लेकिन क्या ये ज्यादा महंगा या कॉम्प्लेक्स नहीं है? मतलब जमीन पर इन दोनों में से कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी वाइज सुपीरियर है, लेकिन इसका सेटअप कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी इसका इस्तेमाल लिमिटेड है। ओके। पायरोलिसिस कंपैरेटिवली सस्ती है। एक और अहम टेक्निक है बायो माइनिंग फॉर रिसाइकलिंग। बायो माइनिंग। हाँ, इसमें बैक्टीरिया और फंजाई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके कचरे के ढेर से मेटल्स निकाले जाते हैं। और आखिर में वेस्ट टू एनर्जी यानी WTE, जिसमें कचरे से बिजली या हीट बनाई जाती है। कैसे? चाहे कंपोस्ट बनाकर, बायोगैस से या फ्यूज डिराइव्ड फ्यूल यानी RDF से। तो हमने कचरा मैनेज करने की अलग-अलग टेक्निक्स देखी, लेकिन ये सब तो टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं। जमीन पर असली बदलाव तो नियम कानून से आता है। इस मामले में 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का जिक्र बार-बार होता है। ऐसा क्या खास था इनमें? खास ये था कि इन रूल्स ने पूरी सोच ही बदल दी। 2016 से पहले हम सोचते थे कि कचरा उठाना सिर्फ नगर पालिका की जिम्मेदारी है। राइट। इन रूल्स ने कहा नहीं, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल लागू होगा। अच्छा, पोल्यूटर पेज। हाँ, यानी जो कचरा पैदा करेगा उसकी सफाई की पहली जिम्मेदारी भी उसी की होगी। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट था। और इसी से बाकी सारे नियम निकले होंगे, जैसे कि कचरे को सेग्रीगेट करना। एग्जैक्टली। रूल्स कहते हैं कि हर वेस्ट जनरेटर को कचरे को 3 हिस्सों में अलग करना होगा। 3 हिस्सों में? हाँ, पहला वेट वेस्ट यानी बायोडिग्रेडेबल जैसे किचन का कचरा, दूसरा ड्राई वेस्ट जैसे प्लास्टिक, पेपर, मेटल, और तीसरा डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट उसमें क्या आएगा? जैसे डायपर्स, नैपकिन्स या पेंट के खाली डब्बे। ये वही नीले और हरे डस्टबिन्स हैं जो अब हमें हर जगह दिखते हैं। हाँ, शुरुआत में बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन धीरे-धीरे लोगों की आदत बन रही है। बिल्कुल, इन रूल्स का जमीनी असर यही है। और अगर कोई इन नियमों को ना माने तो इसके लिए यूजर फी और पेनल्टीज का भी प्रावधान है। वेस्ट कलेक्शन के लिए यूजर फी लगेगी और कचरा इधर उधर फेंकने या सेग्रीगेट ना करने पर स्पॉट फाइन भी लगाया जाएगा। राइट। एक और अहम निर्देश डिस्पोजल ऑफ यूज्ड सैनिटरी वेस्ट के लिए है। डायपर्स और नैपकिन्स को मैन्युफैक्चरर के दिए हुए पाउच में अच्छे से रैप करके ड्राई वेस्ट बिन में डालना है। इसमें मैन्युफैक्चरर्स की भी कोई जिम्मेदारी तय की गई है? हाँ, और ये बहुत बड़ा कदम था। इसे कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स, सैनिटरी पैड्स और डायपर्स के मैन्युफैक्चरर्स को अब वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। ये तो बहुत जरूरी था। बिल्कुल। साथ ही जो भी प्रेमिसेस हैं उन्हें अपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खुद ही कंपोस्ट या बायोमिथेनेशन के जरिए प्रोसेस करना होगा। और बचे हुए कचरे का क्या? जो रेजिडुअल वेस्ट है उसे लोकल बॉडीज के हवाले करना होगा।
और इन्हीं लोकल बॉडीज को एक समय सीमा के अंदर वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज सेटअप करनी है। रूज वेस्ट टू एनर्जी को भी प्रमोट करते हैं। हाँ, इसके तहत आरडीएफ प्लांट के 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर इंडस्ट्रियल यूनिट को अपनी फ्यूल जरूरत का कम से कम 5% आरडीएफ से पूरा करना होगा। इसमें सरकार की मिनिस्ट्रीज का भी रोल है, जैसा सोर्सेज में लिखा है। बिल्कुल, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को सब्सिडी देगी। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कॉम्पोस्ट के लिए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस देगी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर किसानों को कॉम्पोस्ट इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। लैंडफिल्स के लिए भी नियम सख्त हुए हैं। बहुत ज्यादा। अब कोई भी लैंडफिल साइट नदी से 100 मीटर, पॉन्ड से 200 मीटर और एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर नहीं हो सकती। सॉलिड वेस्ट के बाद अब आते हैं एक और अहम किस्म के कचरे पर, बायोमेडिकल वेस्ट। इसके लिए भी 2016 में नए रूल्स आए थे। ये 1998 के पुराने रूल से कैसे अलग थे? इनमें कई बड़े सुधार थे। पहली बात, बायोमेडिकल वेस्ट की डेफिनेशन का दायरा बढ़ा दिया गया। अब इसमें ह्यूमन और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, ट्रीटमेंट अपैरेटस सब कुछ शामिल है। ओके, स्कोप बढ़ा दिया। हाँ, दूसरी बात, इसका एम्बिट यानी इसके लागू होने का एरिया बढ़ा दिया गया। अब ये नियम सिर्फ हॉस्पिटल्स पर नहीं बल्कि वैक्सीनेशन कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स और यहाँ तक कि सर्जिकल कैंप्स पर भी लागू होते हैं। और इसके कुछ खास फीचर्स? कई अहम फीचर्स हैं। 1, 2 साल के अंदर क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लव्स और ब्लड बैग्स को फेज आउट करने का टारगेट रखा गया। अच्छा। 2, बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरीज को 10 से घटाकर 4 कर दिया गया, ओ, इससे क्या फायदा हुआ? ताकि सोर्स पर ही इसका सेग्रीगेशन आसान हो जाए। जैसे हॉस्पिटल और ब्लड सैंपल्स जैसे कचरे का ऑन साइट प्री ट्रीटमेंट जरूरी कर दिया गया। और एक बहुत ही मॉडर्न कदम था वेस्ट बैग्स पर बारकोड सिस्टम लागू करना, ताकि उसे ट्रैक किया जा सके कि वो कहाँ से आया और कहाँ गया। एग्जैक्टली, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। सॉलिड वेस्ट पर लौटने से पहले सोर्सेज में 2 और मेजर्स का जिक्र है, वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल्स और लक्ष्य जीरो डंप साइट। हाँ, वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल्स यानी WMC एक कंसेप्ट है जिसमें स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में वेस्ट को कम करने पर काम किया जाता है। ये वर्ल्ड बैंक और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की मदद से MUIFCC ने शुरू किया था। और लक्ष्य जीरो डंप साइट? लक्ष्य जीरो डंप साइट SBM 2.0 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का एक मिशन है जिसका मकसद है डंप साइट्स पर पड़े 16 करोड़ मेट्रिक टन कचरे को साफ करना। तो हमने देखा कि सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए कितनी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन क्या होता है जब ये कचरा खुद में ही जहरीला हो, जब वो आपके पानी और जमीन में घुलकर नस्लों तक असर करे? यहाँ से शुरू होती है हैजरस वेस्ट की कहानी। सही कहा आपने। हैजरस वेस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो पब्लिक हेल्थ या एनवायरनमेंट के लिए खतरा बन सकता है। इसमें आमतौर पर 4 गुण होते हैं। कौन से? टॉक्सिसिटी यानी जहरीलापन, इग्नाइटेबिलिटी यानी आग पकड़ने की क्षमता, कोरोसिविटी यानी किसी चीज को गला देना, या रिएक्टिविटी यानी किसी और चीज से रिएक्ट करना। इसमें एक टर्म बार बार सुनने को मिलता है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स या POPs। ये क्या वाला है? ये वो ढीठ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एनवायरनमेंट में सड़ने गलने से मना कर देते हैं। ढीठ? हाँ, ये सालों साल पड़े रहते हैं, फूड चेन के जरिए हमारे शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं और हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं। ये हवा पानी के साथ हजारों किलोमीटर दूर तक सफर कर सकते हैं, इसलिए ये एक ग्लोबल समस्या है। इनके कुछ आम एग्जाम्पल्स? सबसे मशहूर एग्जाम्पल है डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी DDT। DDT? हाँ, कभी ये एक बहुत इफेक्टिव कीटनाशक था, लेकिन जब इसके नुकसान सामने आए तो इसे POPs की लिस्ट में डालकर फेज आउट कर दिया गया। इसी तरह एंडोसल्फन, जिसे SC ने 2011 में बैन कर दिया था। ओके। और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनल्स PCBs जो प्लास्टिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जलने से निकलते हैं। सोर्सेज में PFAS का भी जिक्र है जो इस साल UPSC 2024 में पूछा गया था। हाँ, परफ्लोरोअल्किल एसिड्स PFAS ये आमतौर पर नॉनस्टिक बर्तनों पर या वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट कपड़ों पर कोटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये बायोडिग्रेड नहीं होते, ये अब ग्लेशियर्स तक में पाए जा रहे हैं और रिसर्च कहती है कि हिमालयन ग्लेशियर्स में इनका लेवल दूसरे ग्लेशियर से ज्यादा हो सकता है। ये मछलियों में भी बायो एक्यूमुलेट होते हैं। तो इन खतरनाक POPs को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में क्या नियम है? इसके लिए रेगुलेशन ऑफ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स रूल्स 2018 है। इन नियमों के तहत 7 केमिकल्स जैसे क्लोडोन, हेक्साब्रोमोबाइफिनिल, इनके मैन्युफैक्चर, ट्रेड, यूज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है? यहाँ कई इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं। सबसे अहम है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs। राइट। ये 2004 की ट्रीटी है जिसका मकसद POPs को खत्म या कम करना है। इंडिया ने इसे 2006 में रेटिफाई किया था। इसके 3 एनेक्सेस हैं। एनेक्स A, B और C। हाँ, एनेक्स C में वो केमिकल्स हैं जिन्हें पूरी तरह एलिमिनेट करना है, एनेक्स B में जिन्हें रिस्ट्रिक्ट करना है और एनेक्स C में जिनके अनइंटेंशनल प्रोडक्शन को कम करना है। फिर आता है बाज़ेल कन्वेंशन। हाँ, बाज़ेल कन्वेंशन हैजरस वेस्ट की आवाजाही यानी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट से डील करता है। इसका मकसद है डेवलप्ड देशों से लेस डेवलप्ड देशों में हैजरस वेस्ट के एक्सपोर्ट को रोकना। और इसका बाज़ेल बैन अमेंडमेंट वो OECD देशों से नॉन OECD देशों में हैजरस वेस्ट के शिपमेंट पर पूरा बैन लगाता है। हाल ही में इसमें प्लास्टिक वेस्ट को भी शामिल किया गया है। और इस लिस्ट में रॉटरडैम और हांगकांग कन्वेंशन भी है। बिल्कुल, रॉटरडैम कन्वेंशन हैजरस केमिकल्स की इंटरनेशनल ट्रेड में प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी पहली सूचना पर सहमति के प्रोसीजर को लागू करता है और हांगकांग कन्वेंशन शिप्स की सेफ और एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसाइकलिंग से जुड़ा है। लेट्स अनपैक द हैजरस वेस्ट रूल्स 2016 फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव। इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इन नियमों का मेन फोकस है वेस्ट मैनेजमेंट प्रायोरिटी सीक्वेंस। मतलब एक हायरार्की है? हाँ, यानी सबसे पहले कोशिश करो कि वेस्ट पैदा ही ना हो, प्रिवेंशन।
अगर हो तो कम से कम हो, मिनिमाइजेशन। फिर उसे रीयूज करो, रिसाइकल करो या उससे रिकवरी या यूटिलाइजेशन करो। और आखिरी ऑप्शन होना चाहिए सेफ डिस्पोजल। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर क्या नियम है? आमतौर पर खबर आती है कि डेवलप देश अपना कचरा हमारे यहाँ डंप कर देते हैं। इन नियमों ने इस पर काफी सख्ती की है। फाइनल डिस्पोजल के लिए किसी भी तरह के हैजर्डस वेस्ट का इंपोर्ट पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। और अगर रिसाइकिल करना हो तो? हाँ, अगर उसे रिसाइकलिंग, रीयूज या यूटिलाइजेशन के लिए लाया जा रहा है तो वो परमिटेड है। लेकिन कुछ चीजें जैसे वेस्ट ऑयल, हाउस होल्ड वेस्ट और पीईटी बॉटल्स जैसे प्लास्टिक वेस्ट का इंपोर्ट बिल्कुल मना है। ऐसी सभी जो ईओयू में भी। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। इसके बारे में सुनते ही दिमाग में न्यूक्लियर डिजास्टर्स की तस्वीर आती है। हाँ, और ये एक गंभीर समस्या है। एक अनुमान के मुताबिक इंडिया हर साल पर गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी पर 4 टन रेडियो एक्टिव वेस्ट पैदा करता है। 4 टन। पहले कुछ आम टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी वो प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई से अल्फा, बीटा पार्टिकल्स या गैमा रेज निकलती हैं। ओके। जब एनवायरनमेंट में इनकी मात्रा उतनी बढ़ जाए कि वो जिंदा चीजों के लिए खतरा बन जाए तो उसे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कहते हैं। और इसके सोर्सेस क्या हैं? 2 तरह के सोर्सेज हैं। एक है नेचुरल, जैसे अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रेज या जमीन के नीचे मौजूद यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और दूसरे हैं आर्टिफिशियल, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट से होने वाले लीक्स या मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होने वाले एक्स-रेज और सीटी स्कैन्स। रेडिएशन के भी अलग अलग टाइप्स हैं। हाँ, 2 मुख्य टाइप्स हैं। पहली है आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे एक्स-रेज और गामा रेज। इनमें इतनी एनर्जी होती है कि ये एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकती हैं। और इससे हमारी डीएनए को डैमेज हो सकता है। बिल्कुल, जिससे कैंसर या जेनेटिक म्यूटेशंस का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स। इनमें उतनी एनर्जी नहीं होती, लेकिन इनका भी ज्यादा एक्सपोजर नुकसानदायक हो सकता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट को भी क्लासिफाई किया जाता है? हाँ, लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट LLW में आमतौर पर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग या डीकमीशन रिएक्टर्स से निकला सामान आता है। और हाई लेवल, जबकि हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट्स में इस्तेमाल हो चुके न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स या न्यूक्लियर हथियारों से निकला कचरा आता है, जो हजारों साल तक खतरनाक बना रहता है। तो इसके हेल्थ पर क्या असर होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में स्किन बर्न्स, मेटाबॉलिज्म का बिगड़ना और टिश्यूज का मरना शामिल है। और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज्यादा गंभीर है। इससे म्यूटेशंस हो सकते हैं, जिससे ट्यूमर्स और कैंसर का खतरा बढ़ता है। इसकी असर को भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है, सोमैटिक और जेनेटिक डैमेज। सही। सोमैटिक डैमेज में नुकसान सिर्फ उस इंडिविजुअल को होता है जिसे रेडिएशन लगी है, और दूसरा और ज्यादा खतरनाक है जेनेटिक डैमेज। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन से जुड़े सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। इससे आने वाली पीढ़ियों में भी एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ग्लोबल लेवल पर हर देश के अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं और वेस्ट को आने वाली हजारों पीढ़ियों से दूर रखने के लिए डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल जैसी टेक्निक्स पर काम हो रहा है। और इंडिया में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड है, जो न्यूक्लियर और रेडिएशन से जुड़ी सभी एक्टिविटीज को रेगुलेट और मॉनिटर करता है। साथ ही रेडियो एक्टिव वेस्ट के सेफ हैंडलिंग और डिस्पोजल के लिए स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजीज लागू की गई हैं। ई वेस्ट, सबसे पहले लेट्स गेट द डेफिनेशन स्ट्रेट। सोर्सेज के मुताबिक ई वेस्ट है क्या? देखिए, सिंपली पुट, इट्स एनी डिस्कार्डेड और एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में EEE कहते हैं। अच्छा, इसमें सब कुछ आ जाता है, कंप्यूटर्स, होम अप्लायंसेस जैसे फ्रिजेस, माइक्रोवेव्स, ऑडियो वीडियो प्रोडक्ट्स और उनके पार्ट्स। द की पॉइंट हियर इज कि ई वेस्ट इनहेरेंटली हैजडस नहीं है। इट बिकम्स हैजडस, इवन फेटल, जब उसको प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया जाता या अनसाइंटिफिक मेथड से रिसाइकिल करने की कोशिश की जाती है। और इंडिया में ये प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रही है ना? आई वाज लुकिंग एट द नंबर्स इन द सोर्सेज। पिछले 5 साल में ई वेस्ट जनरेशन में एक जबरदस्त जंप आया है। हाँ, From about 1.01 million metric tons in 2019-20 to 1.751 million metric tons in 2023-24. ये तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। यस, और उससे भी अलार्मिंग डेटा पॉइंट ये है कि हम इसे मैनेज कैसे कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, इन 2022-23 इंडिया ने 1.6 मिलियन मेट्रिक टन्स ई वेस्ट जनरेट किया। Okay. उसमें से सिर्फ 32.9% को प्रॉपर्ली कलेक्ट, डिसमेंटल या रिसाइकिल किया गया। Just 32.9%. That means almost 70% of this toxic waste is unaccounted for. एग्जैक्टली ये कहाँ जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए इस ई वेस्ट के अंदर झांक कर देखते हैं। What are the major components that make it so dangerous? सोर्सेज में कैथोड रे ट्यूब्स या CRTs का जिक्र है, जो पुराने टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर्स में होते थे। बिल्कुल, इन CRTs को जब लैंडफिल्स में डंप किया जाता है तो इनमें से कैडमियम, लेड, बेरियम और निकल जैसे डेंजरस एलिमेंट्स पानी में घुलकर नीचे जाते हैं अच्छा। और हमारे ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं। ये एक स्लो पॉइजन की तरह है। The sources also have a detailed table on other pollutants. Let's talk about toners from printer cartridges. ये देखने में हार्मलेस पाउडर लगता है, बट इट्स अ मेजर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेंट, और उसके अंदर जो ब्लैक कार्बन होता है वो एक नोन कार्सिनोजन है, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट है। Then there's PVC, polyvinyl chloride. ये तो हर जगह है, प्लास्टिक्स, केबल्स, कंप्यूटर केसिंग्स, इंसुलेशन। और PVC की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके जलने से शुरू होती है।
जब इसे इनफॉर्मल सेक्टर में जलाया जाता है तो इससे डायोक्सिन्स निकलते हैं। डायोक्सिन्स। डायोक्सिन्स आर एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, यानी वो हमारे बॉडी के हार्मोन सिस्टम के साथ मेस करते हैं, जिसके लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स बहुत सीरियस हो सकते हैं। और पीवीसी से ही जुड़ा एक और कंपोनेंट है, फैलेट्स। यस, फैलेट्स को पीवीसी जैसे प्लास्टिक्स को सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ऐड किया जाता है, बट द सोर्सेज क्लियरली स्टेट दैट दे आर टॉक्सिक फॉर रिप्रोडक्शन। सोर्सेज में एक और कंपोनेंट पे फोकस है, द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पीसीबी, जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक तरह से ब्रेन होता है। एग्जैक्टली। और जब इन पीसीबीज या स्विचेस को डिसोल्डर किया जाता है या खुले में जलाया जाता है तो टिन, लेड, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स और मर्क्यूरी सीधे एटमॉस्फेयर और पानी में रिलीज होते हैं। एंड ऑफ कोर्स बैटरीज, शायद ई वेस्ट का सबसे कॉमन कंपोनेंट। और सबसे डाइवर्स भी। बैटरी के टाइप पर डिपेंड करता है कि उसमें क्या है। ये कैडमियम, लेड, लिथियम, मर्क्यूरी, निकल, कुछ भी हो सकता है। हर मेटल की अपनी अलग टॉक्सिसिटी है। इट सीम्स लाइक हर कंपोनेंट के अंदर और भी लेयर्स हैं केमिकल्स की। इट्स नॉट जस्ट वन और टू थिंग्स। बिल्कुल। लेट्स डिग अ बिट डीपर। टेक फॉस्फर एडिटिव्स। ये सीआरटीज की इंटरनल कोटिंग में यूज होते हैं और इनमें कैडमियम जैसे हेवी मेटल्स के साथ साथ जिंक और वनेडियम जैसे रेयर अर्थ मेटल्स भी हो सकते हैं। फिर आता है लिथियम, आजकल सबसे जरूरी। ये पीवीसी स्टेबलाइजर्स, लेजर्स, एलईडीज से लेकर सर्किट बोर्ड्स तक मिलता है। और लिथियम आयन बैटरीज में तो कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज जैसे टॉक्सिक मेटल्स होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में इन मेटल्स को निकालने के लिए जो तरीके इस्तेमाल होते हैं वो भी काफी डेंजरस हैं। द सोर्सेज मेंशन द यूज ऑफ एसिड। सर्किट बोर्ड से वैल्यूएबल मेटल्स को निकालने के लिए सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। ओह, इस प्रोसेस में जो फ्यूम्स निकलते हैं उनमें कोरोसिव क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये सीधे आपके लंग्स पर अटैक करते हैं, कॉजिंग सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। और आखिर में प्लास्टिक्स, जो इन डिवाइसेस की बॉडी बनाते हैं। ये सर्किट बोर्ड्स, कैबिनेट्स और केबल्स में पाए जाते हैं। इनमें भी कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, स्पेशली जब इन्हें रिसाइकल करने के लिए गलत तरीकों से प्रोसेस किया जाता है। What I found really interesting in the sources was the mention of BFRs and PCBs. ये ऐसे टर्म्स हैं जो हम सुनते हैं, पर आखिर ये हैं क्या? लेट्स स्टार्ट विद BFRs, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स। इनका काम है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे सर्किट बोर्ड्स और केबल्स को आग पकड़ने से रोकना। ओके। लेकिन आयरनी ये है कि इनकी यही क्वालिटी इन्हें डेंजरस बनाती है। ये ब्रोमिनेटेड डायोक्सिन्स और फ्यूरान्स का ग्रुप है जो कार्सिनोजेंस हैं। ओह वाओ। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये एनवायरनमेंट में नेचुरली डिग्रेड नहीं होते, दे जस्ट अक्यूमुलेट इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स गोइंग अप द फूड चेन। इस पर यूपीएससी 2014 में सवाल भी आ चुका है। So the very thing designed for safety becomes a permanent poison. What about PCBs, polychlorinated biphenyls? ये पुराने ट्रांसफॉर्मर्स और कैपेसिटर्स में यूज होते थे एज इंसुलेटिंग फ्लूइड्स। इन्हें पेंट और प्लास्टिक्स को सॉफ्टन करने के लिए भी यूज किया जाता था। अच्छा। फिर आते हैं कुछ और स्पेसिफिक एलिमेंट्स जैसे सेलेनियम, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, फोटोकॉपियर्स और फैक्स मशीन्स में मिलता है, और सिल्वर, जो कैपेसिटर्स, स्विचेस और बैटरीज में यूज होता है। सो अ सिंगल डिवाइस इज अ कॉम्प्लेक्स कॉकटेल ऑफ दीज मटेरियल्स। तो अब जब हमने इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी को समझ लिया है, द नेचुरल क्वेश्चन इज, इससे आखिर डील कैसे किया जा रहा है? What are the measures being taken? Globally, a significant step was the E-Waste Coalition in 2018. ये 7 UN organizations का एक non-binding agreement था to address the global e-waste challenge. Okay, But for India, the main framework is our domestic law. right, the e-waste management rules. Yes, the journey started in 2011 when the first law was passed. ये एक revolutionary concept पर based था, Extended Producer's Responsibility या EPR. The 2016 rules replaced the 2011 ones, making them more comprehensive. This evolution of rules was relevant for a UPSC question in 2019. So what is this concept of EPR, simply put? The idea behind EPR is simple. If you create the mess, you have to help clean it up. जिस कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और बेचा, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सेल तक खत्म नहीं होती। अच्छा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्ट के एंड ऑफ लाइफ तक एक्सटेंड होती है। They are responsible for ensuring it's collected and recycled safely. Okay, so let's look at the salient features of the 2016 rules. उन्होंने इस EPR concept को कैसे implement किया? पहली बात, उन्होंने इन रूल्स का स्कोप बढ़ाया। इसमें 21 प्रोडक्ट्स शामिल किए गए, इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक CFLs एंड अदर मर्क्यूरी कंटेनिंग लैंप्स। फिर EPR के लिए मैन्युफैक्चरर्स के अलावा डीलर्स, रिफर्बिशर्स और प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस PROs को भी स्टेक होल्डर बनाया गया। और मैन्युफैक्चरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन किया गया। बिल्कुल, उनके लिए मैंडेटरी किया गया कि वो अपने बेचे हुए प्रोडक्ट्स को वापस लेने का सिस्टम बनाएं और मैन्युफैक्चरिंग से जो ई-वेस्ट जनरेट हो उसे रिसाइकलिंग के लिए चैनलाइज करें। राइट। एक और पॉइंट था कि CCPC यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मार्केट से रैंडमली प्रोडक्ट्स उठाकर चेक करेगा, जिसकी कॉस्ट मैन्युफैक्चरर बेयर करेगा। The rules also mention liability for damages and options for finance. यस, अगर कोई इन रूल्स को वायोलेट करता है तो उसकी जवाबदेही तय की गई और इस पूरे सिस्टम को फंड करने के लिए 2 ऑप्शंस दिए गए। एक डिपॉजिट रिफंड स्कीम, अच्छा। जहां कस्टमर प्रोडक्ट खरीदते वक्त डिपॉजिट दे और पुराना प्रोडक्ट वापस करने पर रिफंड ले, और दूसरा एक इंडिपेंडेंट मार्केट इंस्ट्रूमेंट के जरिए ई-वेस्ट एक्सचेंज का ऑप्शन। पर कानून हमेशा इवॉल्व होता रहता है। इन रूल्स में भी अमेंडमेंट्स हुए, राइट? स्टार्टिंग विद 2019। करेक्ट। द 2019 अमेंडमेंट का मेन मकसद था रिसाइकलिंग सेक्टर को फॉर्मलाइज करना।
ई वेस्ट को ऑथराइज्ड डिसमेंटलर्स और रिसाइकलर्स की तरफ चैनलाइज करने पर जोर दिया गया। ओके इसके साथ ही ईपीआर की कलेक्शन टारगेट्स रिवाइज किए गए और जो नए प्रोड्यूसर्स मार्केट में आ रहे थे उनके लिए भी टारगेट्स इंट्रोड्यूस किए गए। और फिर आए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 जिन्होंने चीजों को और आगे बढ़ाया। यस, दीज वर अ मेजर अपग्रेड। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कवरेज 21 से सीधा 106 कर दिया गया। इट्स अ ह्यूज एक्सपेंशन। वाओ 21 से 106। हाँ, और ट्रिपल ई में लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम जैसे हैजर्डस सब्सटेंसेस का यूज को रिस्ट्रिक्ट किया गया। The 2022 rules introduced a new concept, EPR certificates. ये क्या है? It sounds like carbon credits. दैट्स अ वेरी गुड एनालॉजी। ये कार्बन क्रेडिट्स जैसे ही है। मान लीजिए एक कंपनी ने अपने टारगेट से ज्यादा ई वेस्ट रिसाइकिल कर लिया, तो उसे ईपीआर सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। वो इन सर्टिफिकेट्स को उस कंपनी को बेच सकती है जो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई। दिस क्रिएट्स अ मार्केट बेस्ड सिस्टम फॉर कंप्लायंस। और टारगेट्स को भी ज्यादा एम्बिशियस बनाया गया। बिल्कुल, प्रोड्यूसर्स के लिए टारगेट रखा गया कि 2023 तक उन्हें अपने ई वेस्ट का कम से कम 60% कलेक्ट और रिसाइकिल करना होगा। 60%. और ये टारगेट बढ़ता जाएगा, 70% इन 2024 और 80% इन 2025। और अगर कोई कंपनी टारगेट पूरा नहीं करती तो उस पर एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन लगाया जाएगा। इन रूल्स में स्टेट गवर्नमेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटीज हैं। यस, स्टेट गवर्नमेंट्स को ई वेस्ट डिसमेंटलिंग और रिसाइकलिंग फैसिलिटीज के लिए इंडस्ट्रियल स्पेस रिजर्व करना है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने हैं और वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर करनी है। राइट। मैन्युफैक्चरर्स के लिए उन्हें अब एंड प्रोडक्ट को डिजाइन ही इस तरह से करना होगा कि वो रिसाइक्लेबल हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलग अलग ब्रांड्स के कंपोनेंट्स आपस में कंपैटिबल होने चाहिए। So we're talking about standardization to some extent. और सीपीसीबी का रोल वही है, मार्केट से रैंडम सैम्पलिंग करके चेक करना कि कंपनीज हैजार्डस सब्सटेंसेस के रिडक्शन रूल्स को फॉलो कर रही हैं या नहीं। और ये स्टोरी अभी भी चल रही है। हाल ही में ई वेस्ट थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2024 भी आए हैं। इनमें क्या नया है? The 2024 rules are about strengthening the existing framework. पहला, ई वेस्ट की डेफिनेशन को और एक्सपैंड किया गया है ताकि नए गैजेट्स भी इसके अंडर आ सके। दूसरा, ईपीआर सिस्टम को और रिफाइन किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अब सीपीसीबी के अप्रूवल से ईपीआर सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग के लिए एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म बना सकती है। That makes the trading process more transparent. एग्जैक्टली और सीपीसीबी इन सर्टिफिकेट्स के लिए एक प्राइस रेंज भी सेट करेगा जो नॉन कंप्लायंस के लिए एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन का मिनिमम 30% और मैक्सिमम 100% होगा। Okay. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स को और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, प्रोड्यूसर्स के लिए रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस बढ़ा दी गई हैं और कंप्लायंस एंड पेनल्टीज के लिए स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस लाए गए हैं। इट्स ऑल अबाउट प्लगिंग द गैप्स। तो हमने देखा कि हमारे गैजेट्स के अंदर कितने टॉक्सिक केमिकल्स हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू अ ब्रॉडर टॉपिक। ये केमिकल्स सिर्फ ई वेस्ट में नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम, हेवी मेटल पोल्यूशन। What's fascinating and scary here is the process of bioaccumulation and biomagnification. राइट। ये टॉक्सिक हैवी मेटल्स एनवायरनमेंट में ब्रेक डाउन नहीं होते, वो फूड चेन में एंटर करते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में इकट्ठा होते रहते हैं, जिसे कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। फिर जब बड़ी मछली इन छोटी मछलियों को खाती हैं तो वो सारा पॉइजन उसकी बॉडी में और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। दिस इज बायो मैग्निफिकेशन। जैसे जैसे आप फूड चेन में ऊपर जाते हैं, पॉइजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। और सोर्सेज में कुछ की वाटर सॉल्युबल हेवी मेटल्स लिस्ट किए गए हैं, जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मर्क्यूरी, बेरियम, क्रोमियम एटसेट्रा। इनकी टॉक्सिसिटी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। यस, इट कैन कॉज हेवी मेटल पॉइजनिंग। और एक और अहम बात यह है कि इनका इम्पैक्ट लोकल नहीं होता, ये हवा या पानी के जरिए अपने सोर्स से हजारों किलोमीटर दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। लेट्स गेट इनटू द स्पेसिफिक्स फ्रॉम द सोर्सेज। सबसे पहले लेड। हम इसे बैटरी से एसोसिएट करते हैं, पर इसके सोर्सेज और भी हैं। राइट। मेजर सोर्सेज है माइनिंग, लेड एसिड बैटरीज, पेंट्स, पिगमेंट्स, यहाँ तक कि प्लास्टिक टॉयज। माइनर सोर्सेज में पुराने लेड पाइप्स या लेड सोल्डर्ड फूड कैन्स आ जाते हैं। ओके। ई वेस्ट में ये बैटरीज, सोलर पैनल्स, पीसीबीज और पीवीसी में मिलता है। और इसके हेल्थ इफेक्ट्स? दे आर वेरी सिवियर, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। ये लंग्स और किडनीज के लिए कार्सिनोजन है। बच्चों में ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज और डेवलपमेंटल इश्यूज पैदा करता है। लेड पॉइजनिंग से न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस हो सकती हैं और मटर्नल एक्सपोजर यानी प्रेगनेंसी के दौरान एक्सपोजर से बच्चे में आगे चलकर अल्जाइमर्स का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज मर्क्यूरी। इसका नाम सुनते ही आमतौर पर थर्मामीटर याद आता है। हाँ, लेकिन इसके सोर्सेज काफी वाइड है। नेचुरल सोर्सेज है वोल्केनिक इरप्शंस, ह्यूमन मेड सोर्सेज में आते हैं माइनिंग, कोल बर्निंग और सीमेंट प्रोडक्शन। ई वेस्ट में ये एलसीडी स्क्रीन्स, सीएफएल्स, सीआरटीज और बैटरीज में मिलता है। हेल्थ वाइज ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लंग्स और किडनीज को डैमेज करता है। इट कैन लीड टू पैरालिसिस, अल्जाइमर्स एंड डिप्रेशन। एंड इनहेलेशन इज डेंजरस। यस, इनहेलेशन से ये बहुत तेजी से ब्रेन तक पहुंचता है। देन द सोर्सेज टॉक अबाउट क्रोमियम, स्पेसिफिकली क्रोमियम 6। यस, हेक्सावैलेंट क्रोमियम। ये कंप्यूटर्स के मेटल हाउसिंग, लेदर टैनिंग इंडस्ट्री और प्लास्टिक्स में यूज होता है। ये लिवर और किडनीज को डैमेज कर सकता है और एस्थमेटिक, ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर से भी लिंक किया गया है। इट कैन इवन डैमेज आवर डीएनए। फिर आता है कैडमियम। ई वेस्ट में ये सोलर पैनल्स, बैटरीज, पीसीबीज, सीआरटीज में मिलता है। करेक्ट। इसके दूसरे सोर्सेज हैं जिंक और कॉपर की माइनिंग। हेल्थ इफेक्ट्स में हाइपरटेंशन,
लिवर एंड किडनी डैमेज और लंग कैंसर शामिल है। और इसका वो इताई इताई डिजीज वाला एग्जाम्पल है ना? हाँ, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जापान की इताई इताई डिजीज। वहां रिवर्स में कैडमियम पॉल्यूशन हुआ जो चावल के खेतों तक पहुंचा, और वो कंटामिनेटेड चावल खाने से लोगों को ये पेनफुल बोन डिजीज हुई। सो इट शोज द डायरेक्ट लिंक फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन टू आवर फूड प्लेट। एग्जैक्टली। लेट्स टॉक अबाउट आर्सेनिक। इसका नाम अक्सर ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन के साथ आता है। बिल्कुल। ये कॉपर, आयरन, सिल्वर ओज में मिलता है, फर्टिलाइजर प्लांट्स के एफ्लुएंस में, और सेमीकंडक्टर्स, एलईडीज और सोलर सेल्स में भी। बॉडी में ये ब्लड, नेल्स और हेयर्स में एक्यूमुलेट होता है। ओके। इट स्टार्ट्स विद स्किन लीजन्स और अल्टीमेटली स्किन कैंसर का कारण बन सकता है। लिस्ट में कुछ और मेटल्स भी हैं, जैसे एंटीमनी और टिन। एंटीमनी मेटल सोल्डर्स और लीड एलॉयज फॉर बैटरीज में मिलता है। एंटीमनी ट्राइऑक्साइड को एक पॉसिबल कार्सिनोजन माना जाता है। टिन से लिवर और किडनीज को डैमेज हो सकता है। और जिंक अगर एक्सेस में हो तो स्किन इरिटेंट है और पल्मोनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। दो और हैं, बेरियम और बेरिलियम। बेरिलियम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, पेंट और फायरवर्क्स में मिलता है। इससे नोजिया, ब्रेन स्वेलिंग, मसल वीकनेस और पैरालिसिस हो सकती है। और बेरिलियम जो पीसीबी मदरबोर्ड्स में मिलता है, इससे लंग कैंसर, लंग डैमेज और पोर वुंड हीलिंग हो सकती है। इतनी सारी हैवी मेटल्स की बात करने के बाद इस कॉन्टेक्स्ट में मिनामाटा कन्वेंशन का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि ये खतरे थ्योरेटिकल नहीं है। जापान में 1960s में मिनामाटा बे के पास एक केमिकल फैक्ट्री ने मिथाइल मर्क्यूरी वेस्ट समुद्र में डिस्चार्ज किया। अच्छा, वो मछली खाने से जो हुई थी। हाँ बिल्कुल। वहां के मछुआरों ने वो कंटामिनेटेड मछलियां खाईं और उससे एक अजीब न्यूरोलॉजिकल बीमारी फैलने लगी जिसे मिनामाटा डिजीज का नाम दिया गया। इट वाज अ मैस मर्क्यूरी पॉइजनिंग इवेंट। राइट। उसी ट्रेजेडी के बाद इस ग्लोबल कन्वेंशन को साइन किया गया जिसका एम ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को मर्क्यूरी एमिशन से बचाना है। इंडिया ने 2018 में इसे रैटिफाई किया था। So, we've seen the pollution from products at the end of their life, but what about the pollution from the factories that make them in the first place? This brings us to our final section, industrial pollution. यहाँ सोर्सेज 3 कैटेगरीज बताते हैं। पहली है हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज या HPIs। ये 17 ऐसी कैटेगरीज है जैसे आयरन एंड स्टील, थर्मल पावर, शुगर, सीमेंट, टैनरीज Okay. है, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हाई पोल्यूशन पोटेंशियल के लिए स्पेसिफिकली मॉनिटर करती हैं। दूसरी कैटेगरी है ग्रॉसली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज या GPIs. ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो या तो 100 किलोलीटर्स पर डे से ज्यादा वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करती हैं या हैजर्डस केमिकल्स यूज करती हैं। एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। Right. इन्हें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत डिफाइन किया गया है। और तीसरी कैटेगरी है वाटर गाजलर्स. जैसा नाम से ही साफ है, ये हाई वाटर कंजम्पशन वाली इंडस्ट्रीज हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स, इंजीनियरिंग, पेपर एंड पल्प। और ये इंडिया के लिए एक बहुत क्रिटिकल इशू है। क्योंकि हमारे पास पानी की कमी है. एग्जैक्टली। सोर्सेज में एक स्ट्राइकिंग डेटा पॉइंट है। इंडिया हैज 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट ओनली 4% ऑफ द ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। Just 4%? हाँ, इसका काफी हिस्सा एग्रीकल्चर में जाता है। FAO के मुताबिक 90%, जबकि इंडियन सेंट्रल वाटर कमीशन कहती है 78%। दोनों ही नंबर्स बहुत बड़े हैं। ऐसे में इंडस्ट्रियल वाटर यूज को मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन इंडस्ट्रीज को मॉनिटर कैसे किया जाता है? हाउ डज द सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड एफ्लुएंस मॉनिटरिंग वर्क? हर इंडस्ट्री और उसका एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ETP एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़ा होता है जो रियल टाइम डेटा रेगुलेटर्स यानी स्टेट एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को भेजता है। अच्छा. 2017 से ये मॉनिटरिंग ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशंस एफ्लुएंस मॉनिटरिंग सिस्टम्स यानी OCEMS के जरिए हो रही है। सभी HPIs के लिए OCEMS इंस्टॉल करना कंपलसरी है। So this raises an important question. मॉनिटर क्या किया जाता है? What are the key parameters? सोर्सेज के मुताबिक फॉर एफ्लुएंस यानी लिक्विड वेस्ट सभी इंडस्ट्रीज के लिए 5 की पैरामीटर्स देखे जाते हैं। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, TDS टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, pH वैल्यू, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और TSS टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। और हवा में जो एमिशंस जाते हैं उनके लिए? उनके लिए जो पैरामीटर्स मॉनिटर होते हैं वो है पार्टिकुलेट मैटर PM, कार्बन मोनोक्साइड CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और फ्लोराइड। और अगर लिमिट क्रॉस होती है? अगर इन पैरामीटर्स की रीडिंग परमिसिबल लिमिट से ज्यादा आती है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स इंडस्ट्री को नोटिस भेजते हैं और एक्शन लिया जाता है। सबसे पहले भारत के इंडस्ट्रियल बैकबोन थर्मल पावर प्लांट्स यानी TTP से शुरू करते हैं। UPSC ने 2011 और 2020 में भी इस पर सवाल पूछे हैं। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्रोत बताते हैं कि भारत में ज्यादातर TTPs कम दक्षता यानी लो एफिशिएंसी पर काम करते हैं। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का सिर्फ 20 से 45% ही इफेक्टिवली बिजली में कन्वर्ट कर पाते हैं। अच्छा, मतलब बाकी सब वेस्ट? एग्जैक्टली, बाकी सब एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसके अलावा इनमें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जिसे FGD कहते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जैसी मॉडर्न पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज की भी कमी है। और भारतीय कोयले की भी तो एक समस्या है। हाँ, सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय कोयला, जिसमें राख की मात्रा यानी हाई ऐश कंटेंट बहुत ज्यादा होती है, जो प्रदूषण की समस्या को आप कह सकते हैं कई गुना बढ़ा देती है। तो TPP से निकलने वाले मुख्य प्रदूषक कौन कौन से हैं? स्रोत में फ्लाई ऐश का जिक्र सबसे पहले है।
फ्लाई ऐश, ये नाम तो सुनने में काफी हार्मलेस लगता है। हाँ, जैसे उड़ती हुई राख। बिल्कुल, लेकिन ये इतना खतरनाक क्यों है और इसे बस तालाबों में क्यों छोड़ दिया जाता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। नाम भ्रामक है, पर फ्लाई ऐश कोयले के जलने का एक बेहद जहरीला बाई प्रोडक्ट है। इसे ऐश पॉन्ड्स, जो कि बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उनमें पानी के साथ मिलाकर डंप कर दिया जाता है। और इसके खतरनाक होने की वजह? इसकी वजह है इसमें मौजूद टॉक्सिक हैवी मेटल्स। सोचिए, इसमें पारा मतलब मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक और लेड जैसी चीजें होती हैं। ओह वाह। हाँ, और जब ये ऐश पॉन्ड्स कभी टूटते हैं या ओवरफ्लो करते हैं तो ये जहरीले पदार्थ आसपास के खेतों, घरों और ग्राउंड वाटर में मिलकर उसे पूरी तरह दूषित कर देते हैं। और इसमें हेवी मेटल्स के अलावा और क्या होता है? इसमें फ्लोराइड और सल्फर जैसे टॉक्सिक एलिमेंट्स भी होते हैं। गैसों की बात करें तो टीपीपी से CO2, SO2, NOx और पार्टिकुलेट मैटर मतलब PM तो निकलते ही हैं। साथ में मीथेन, CH4, कार्बन मोनोक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs भी निकलते हैं। वाटर पोल्यूशन का क्या? वाटर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। TPPs एसिड माइन ड्रेनेज यानी AMD के जरिए पानी को प्रदूषित करते हैं। एसिड माइन ड्रेनेज, ये क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो जब कोयला खदानों में पानी, हवा और चट्टानों में मौजूद सल्फर के संपर्क में आता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। अच्छा। और ये एसिडिक पानी फिर अपने साथ भारी धातुओं को घोलकर नदियों और भूजल में ले जाता है। इसे ही एसिड माइन ड्रेनेज कहते हैं। ओके, लेट्स अनपैक द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नेक्स्ट। जी। ये भी एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। जी। स्रोत के अनुसार इसमें स्मेल्टिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। ये कैसे काम करती है? स्मेल्टिंग का मूल उद्देश्य है लौह अयस्क यानी आयरन ओर से अशुद्धियों को हटाना। इसके लिए एक ब्लास्ट फर्नेस में 3 चीजें डाली जाती हैं। ईंधन के तौर पर कोक। कोक जो कोयले का ही एक फॉर्म है। हाँ, कोयले का ही एक शुद्ध रूप। तो कोक कच्चा माल यानी आयरन ओर, और फ्लक्स के तौर पर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, वो क्यों? हाँ, लाइमस्टोन सल्फर जैसी अशुद्धियों से रिएक्ट करके उन्हें कचरे के रूप में अलग कर देता है, जिसे स्लैग कहते हैं। अच्छा, स्लैग। बिल्कुल। इस प्रक्रिया के अंत में हमें 3 चीजें मिलती हैं: पिघला हुआ लोहा यानी लिक्विड आयन, गैसें जैसे CO और CO2 और लिक्विड स्लैग। तो ये स्लैग एसेंशियली इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ। इसका क्या किया जाता है? इसे बस डंप कर दिया जाता है? मोस्टली हाँ। स्लैग में कैल्शियम सल्फाइड और सिलिका, एल्यूमिना जैसे कई ऑक्साइड्स होते हैं। बहुत छोटा हिस्सा ही लैंडफिल में जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस कचरे के भी कई उपयोग हैं। जैसे कि? इसका सबसे बड़ा उपयोग सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से बना सीमेंट ज्यादा टिकाऊ होता है और उसकी परमिएबिलिटी भी कम होती है। अच्छा। इसे कंक्रीट और सड़क बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्लैग का इस्तेमाल सॉइल इंप्रूवमेंट के लिए भी होता है। इसकी एल्कलाइन नेचर मिट्टी के पोषक तत्वों को रिलीज करने में मदद करती है। एक मिनट, इंडस्ट्रियल वेस्ट को हमारी खेती की जमीन में इस्तेमाल करना, क्या ये सुरक्षित है? मतलब इससे मिट्टी में हैवी मेटल्स जमा होने का खतरा नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है और बिल्कुल बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो मिट्टी में हैवी मेटल्स जमा हो सकते हैं। तो इसका रेगुलेटेड यूज ही सही है। एग्जैक्टली। अब प्रदूषण की बात करें तो एयर पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है। कोयले के जलने से PM2.5, PM10, CO2, SO2, NOx, CO सब निकलते हैं। और कोक ओवन से नैफ्थलीन भी निकलता है, जो एक नोन कार्सिनोजन है। मतलब कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में मैग्नेटिक पोल्यूशन का भी जिक्र है। ये तो बिल्कुल नया कंसेप्ट लग रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या स्टील प्लांट के पास कंपास काम करना बंद कर देगा? नहीं, कंपास तो शायद नहीं, पर इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। मैग्नेटिक पोल्यूशन का मतलब है खनन और स्टील उत्पादन जैसी गतिविधियों से पर्यावरण में मैग्नेटाइट जैसे मैग्नेटिक मिनरल्स का बढ़ जाना। ओके। ये जो सूक्ष्म कण है, ये प्रवासी पक्षियों मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स और कीड़ों के इंटरनल नेविगेशन सिस्टम में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। दैट्स फैसिनेटिंग। ये पर्यावरण पर एक ऐसा प्रभाव है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। सही कहा। चलिए अब उस इंडस्ट्री पर आते हैं जिसका जिक्र अभी हुआ, सीमेंट इंडस्ट्री। आपने बताया कि स्टील का स्लैग सीमेंट बनाने में काम आता है। ये एक अच्छा उदाहरण है इंडस्ट्रियल सिम्बायोसिस का। बिल्कुल। लेकिन सीमेंट उद्योग खुद कितना साफ है? देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री CO2 एमिशंस के सबसे बड़े सोर्सेज में से एक है, जो ग्लोबल एमिशंस का 5% से ज्यादा हिस्सा है। 5%? दैट्स ह्यूज। इट इज। इसकी प्रक्रिया में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन को 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके सीमेंट क्लिंकर बनाया जाता है। इस प्रोसेस में चूना पत्थर में फंसा हुआ कार्बन CO2 गैस के रूप में बाहर निकलता है। तो CO2 इसका एक अनअवॉइडेबल बाई प्रोडक्ट है। हाँ बिल्कुल। हालांकि CO2 उत्सर्जन कम करने के लिए अब चूना पत्थर के एक हिस्से को ब्लास्ट फर्नेस स्लैग या फ्लाई ऐश से रिप्लेस किया जा रहा है। अब बात करते हैं स्मेल्टिंग पर आधारित दूसरे उद्योगों की, जैसे कॉपर, जिंक और लेड। इन तीनों में एक कॉमन चैलेंज क्या है? इन तीनों में जो कॉमन चैलेंज है वो है इनके अयस्क यानी ओर्स। कॉपर, जिंक और लेड के ज्यादातर अयस्क सल्फाइड आधारित होते हैं। सल्फाइड आधारित? हाँ, इसका मतलब है कि जब इन्हें पिघलाया मतलब स्मेल्ट किया जाता है तो सल्फर जलकर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस बनाता है, जो अम्ल वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण है। पहले कॉपर स्मेल्टिंग को समझते हैं। कॉपर स्मेल्टिंग के एमिशंस काफी हद तक TPPs जैसे ही हैं, क्योंकि इसमें भी कोयला ही मुख्य ईंधन है। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस इस्तेमाल होता है, जिससे हमें 99.99% शुद्ध कॉपर मिलता है। अच्छा। और इस प्रक्रिया में एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसे स्लाइम कहते हैं।
पर यह बेकार नहीं होता। ओह, इस स्लाइम में सोना, चांदी, सेलेनियम जैसी कीमती धातुएं होती हैं जिन्हें रिकवर कर लिया जाता है। और इसके वेस्ट प्रोडक्ट कॉपर स्लैग का क्या होता है? कॉपर स्लैग का उपयोग मुख्य रूप से अब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग, मतलब मेटल सर्फेसेस को साफ करने या पत्थर की नक्काशी के लिए किया जाता है। सड़क निर्माण और सीमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन प्रदूषक तो निकलते ही होंगे। हाँ, स्मेल्टिंग प्रक्रिया में कई जहरीले हेवी मेटल्स निकलते हैं जिनमें सबसे खतरनाक हैं आर्सेनिक, पारा और सीसा। यूपीएससी ने 2021 में SO2 को लेकर एक सवाल पूछा था। इस उद्योग से इसका क्या संबंध है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह नहीं है कि SO2 निकलती है, बल्कि ये है कि उद्योग इस जहरीली गैस का करते क्या है। ओके, जब SO2 की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो उन्हें इसे सल्फ्यूरिक एसिड में बदलना पड़ता है। मतलब एक प्रदूषक को काबू करने के लिए वे एक और खतरनाक केमिकल बना रहे हैं। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि औद्योगिक प्रदूषण का कोई आसान समाधान नहीं होता, ये एक जटिल ट्रेड ऑफ है। स्टिकिंग विद स्मेल्टिंग, व्हाट अबाउट जिंक एंड लेड? ये अक्सर के एक साथ पाए जाते हैं। बिल्कुल, जिंक का मुख्य काम स्टील को जंग से बचाना है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जबकि लेड का उपयोग बैटरी और एलॉयज में होता है। इनके अयस्क हैं जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड। और प्रक्रिया में बेनिफिशिएशन, रोस्टिंग, लीचिंग और इलेक्ट्रोविनिंग जैसे कई चरण शामिल हैं। इसमें भी बाय प्रोडक्ट्स के तौर पर सोना, चांदी और तांबा स्लाइम के रूप में मिलते हैं। एंड द पोल्यूटेंट्स? हवा में पार्टिकुलेट मैटर जिसमें लेड और जिंक के कण होते हैं, आर्सेनिक, कैडमियम और सल्फर डाइऑक्साइड फैलते हैं। वाटर वेस्ट कई सोर्सेज से आता है, जैसे स्पेंट इलेक्ट्रोलिटिक बाथ्स और एयर स्क्रबर्स। और स्लैग का क्या? फेंके गए स्लैग से हेवी मेटल्स का जमीन में रिसना यानी लीचिंग भूजल के लिए एक बड़ा खतरा है। अब आते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री पर। इसकी प्रक्रिया तो काफी अलग होगी। हाँ, इसे ऐसे समझिए, ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला है द बेयर प्रोसेस, जो बॉक्साइट अयस्क को धोकर और छानकर साफ सुथरे अलुमिना पाउडर में बदलता है। जैसे आटे को चोकर से अलग करना। बिल्कुल वैसे ही। फिर दूसरा है द हॉल हेरूल्ट प्रोसेस, जो उस पाउडर में से बिजली का जोरदार करंट गुजारकर शुद्ध एल्यूमिनियम को बाहर खींच लेता है। और इसमें बिजली बहुत ज्यादा लगती है ना? हाँ, इस दूसरे प्रोसेस में इतनी ज्यादा बिजली लगती है कि एल्यूमिनियम स्मेल्टर हमेशा बड़े पावर स्टेशंस के पास ही लगाए जाते हैं। मैंने इसके बाय प्रोडक्ट रेड मड के बारे में सुना है कि ये एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। एक बहुत बहुत बड़ी समस्या। 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए लगभग 2 टन रेड मड निकलता है। ये हाईली एल्कलाइन और खतरनाक कचरा है जिसमें आयरन ऑक्साइड और अन्य भारी धातुएं होती हैं। तो इसे हैंडल कैसे करते हैं? कई देशों में तो इसके पहाड़ बन गए हैं। इसे संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि अब इसका उपयोग सड़क निर्माण और लो कॉस्ट कंक्रीट बनाने में करने की कोशिश हो रही है। स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। ओके, फ्रॉम सॉलिड मेटल्स टू लिक्विड गोल्ड, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, दिस इज अ ह्यूज टॉपिक फॉर जीएस पेपर 3। इसकी रिफाइनिंग प्रक्रिया को जरा आसान शब्दों में समझाइए। पेट्रोलियम इंडस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा गया है। अपस्ट्रीम मतलब तेल निकालना, मिडस्ट्रीम यानी ट्रांसपोर्टेशन और डाउनस्ट्रीम जिसमें रिफाइनिंग आती है। राइट। रिफाइनिंग में मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें कच्चे तेल को गर्म करके अलग अलग तापमान पर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे प्रोडक्ट्स को अलग किया जाता है। और दूसरी है कन्वर्जन प्रोसेसेस, जिनसे हैवी ऑयल्स को लाइट, ज्यादा कीमती प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। और तीसरी है ट्रीटिंग, जिसमें अशुद्धियों को हटाया जाता है। और इससे निकलने वाले प्रदूषक? एयर पोल्यूशन की लिस्ट तो लंबी है। पार्टिकुलेट मैटर, CO2, NOx, CO, हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 और सबसे खतरनाक हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी VOCs, जिनमें बेंजीन जैसे कैंसर कॉजिंग पोल्यूटेंट्स भी शामिल हैं। और वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि रिफाइनरियां अक्सर अपने अपशिष्ट जल को डीप इंजेक्शन वेल्स के जरिए जमीन में डाल देती हैं, जिससे भूजल के दूषित होने का खतरा रहता है। और पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं? पेट्रोकेमिकल्स वो केमिकल्स हैं जो पेट्रोलियम से बनते हैं और दूसरी चीजों को बनाने के काम आते हैं। ये सिंथेटिक फाइबर जैसे पॉलिएस्टर, सिंथेटिक रबर, डिटर्जेंट और प्लास्टिक जैसी अनगिनत चीजों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनसे भी प्रदूषण होता होगा। हाँ, इनसे निकलने वाले प्रदूषकों में कॉम्प्लेक्स पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मतलब PHS और वेस्ट वाटर में फिनॉल्स और सैनाइड जैसे जहरीले पदार्थ होते हैं। स्रोत में फर्नेस ऑयल पर एक बॉक्स आइटम है। ये भी यूपीएससी 2021 का एक टॉपिक था। यस, फर्नेस ऑयल भी तेल रिफाइनरियों का एक प्रोडक्ट है जो सबसे भारी और कम रिफाइन किया हुआ हिस्सा होता है। कुछ इंडस्ट्रीज इसका उपयोग अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स में बिजली पैदा करने के लिए करती हैं। तो समस्या क्या है? मुख्य समस्या ये है कि इसके जलने से भारी मात्रा में सल्फर उत्सर्जन होता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की। ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, पर हाई पोल्यूटिंग लिस्ट में भी है। क्यों? क्योंकि उर्वरक बनाने की प्रक्रिया में कई प्रदूषक निकलते हैं। हवा में पार्टिकुलेट मैटर, अमोनिया और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स फैलते हैं। और पानी में? वाटर पोल्यूशन की बात करें तो इसके वेस्ट वाटर में अमोनिकल नाइट्रोजन, फॉस्फेट और वेनेडियम, आर्सेनिक और क्रोमियम जैसे भारी धातु होते हैं। और यही रन ऑफ जब नदियों में जाता है तो एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को एक तरह से नष्ट कर देता है। नेक्स्ट, डिस्टिलरीज। इनमें प्रदूषण कैसे होता है? डिस्टिलरी उद्योग में गन्ना, शीरा, मदद, मोलासेस, अनाज या फलों को फर्मेंट और डिस्टिल करके अल्कोहल बनाया जाता है। इनकी सबसे बड़ी समस्या है वाटर पोल्यूशन। वो कैसे? इनसे जो तरल अपशिष्ट निकलता है उसमें हाई BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। BOD और COD का असल मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये पानी में मौजूद ऑर्गेनिक पोल्यूशन का पैमाना है। जितना ज्यादा BOD और COD, पानी उतना ही मृत होता जाता है। मृत? हाँ, क्योंकि उस प्रदूषण को डीकंपोज करने में पानी की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और जलीय जीवन संभव नहीं रहता। ये पानी में डेड जोन्स बना देता है। मूविंग ऑन टू द पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री।
ये भी बहुत रिसोर्स इंटेंसिव लगती है। बहुत ज्यादा। ये लकड़ी, बांस या गन्ने की खोई बगासे से फाइबर निकालकर कागज बनाती है, जिसमें भारी मात्रा में पानी और ऊर्जा लगती है। और एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन की बात करें तो इससे हाइड्रोजन सल्फाइड और मिथाइल मरकैप्टन जैसी गैसें निकलती हैं, जिनकी वजह से पेपर मिल के पास एक खास सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। हाँ, मैंने नोटिस किया है। और पानी में भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स छोड़े जाते हैं। एंड द कॉस्टिक सोडा इंडस्ट्री? इसका मुख्य प्रोसेस है ब्राइन, यानी नमक के घोल का इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। क्लोर एल्कली? हाँ, इसे क्लोर एल्कलाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स क्लोरीन मतलब क्लोरीन और एक क्षार यानी एल्कली कास्टिक सोडा होते हैं। इसका इस्तेमाल साबुन, कागज और कपड़ा उद्योगों में होता है। तो इसमें रिस्क क्या है? सबसे बड़ा जोखिम है जहरीली क्लोरीन गैस को हैंडल करना और पुराने प्लांट से होने वाला पारा यानी मर्क्यूरी पोल्यूशन। नाउ फॉर द टैनरी इंडस्ट्री। चमड़ा उद्योग में प्रदूषण की मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य समस्या है वेस्ट और वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज। चमड़े को सड़ने से बचाने के लिए और उसे टिकाऊ बनाने के लिए क्रोम टैनिंग प्रक्रिया का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्रोमियम, जो एक हैवी मेटल है, उसका इस्तेमाल होता है और इसका वेस्ट वाटर में मिलना प्रमुख प्रदूषक है। ये जलीय जीवन के लिए बेहद जहरीला है और कैंसर का कारण भी बन सकता है। फाइनली लेट्स लुक एट द शुगर इंडस्ट्री। चीनी उद्योग के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसके बाय प्रोडक्ट्स बहुत उपयोगी हैं। प्रेस मड उर्वरक का काम करता है। बगैसे यानी गन्ने का रेशेदार अवशेष खुद चीनी मिलों में ईंधन का काम करता है। और कागज उद्योग में भी इस्तेमाल होता है? बिल्कुल। और मोलासिस से ब्राउन शुगर और पशु चारा बनता है। ये तो काफी सस्टेनेबल लगता है। तो फिर प्रदूषण कहां से आता है? प्रदूषण इसके छिपे हुए पहलुओं में है। पहला, ये एक बेहद वाटर इंटेंसिव उद्योग है। 1 किलो चीनी उगाने में खेत में 1550 से 2000 लीटर पानी लगता है। दैट्स अ लॉट ऑफ वाटर। और भी है। दूसरा, एयर पोल्यूशन। गन्ने के अवशेषों को जलाने से CO2, CO और अन्य GHG प्रिकॉर्सर्स निकलते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, वाटर पोल्यूशन। वो कैसे? मिल से निकलने वाले पानी में ऑर्गेनिक पोल्यूशन लोड बहुत ज्यादा होता है, जिससे पानी का BOD बढ़ जाता है। इसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, जो गंदगी का सूचक है, और टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स TDS की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये थी विभिन्न उद्योगों और उनसे होने वाले प्रदूषण की विस्तृत पड़ताल। हमने देखा कि कैसे थर्मल पावर प्लांट से लेकर चीनी उद्योग तक हर क्षेत्र का पर्यावरण पर एक अनूठा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हाँ, और अक्सर प्रदूषण से निपटने के तरीके भी नए चैलेंजेस पैदा करते हैं। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि भारत जैसे एक विकासशील देश के लिए औद्योगिक विकास की जरूरत और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है। राइट। क्या हम टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस और सख्त नियमों को लागू करके ये संतुलन हासिल कर सकते हैं? एक ऐसा सवाल है जिस पर भावी प्रशासकों को गहराई से विचार करना होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। कंसिस्टेंसी ही UPSC प्रिपरेशन का रियल गेम है। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। UPSC सिविल 360 साइनिंग ऑफ। जय हिंद।